चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन रिगार्डिंग बीएफडी पोस्ट रिजल्ट। रिसेंटली हमारा समर 22 का यहाँ पे रिजल्ट आया है और उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर पेपर इतने मार्क्स पे रुक गया है, क्या वजह है, हमने तो इस तरीके से किया था, क्या इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते, आई मीन से रीजंस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हमें यहाँ पे जो है वो करनी चाहिए मजीद अब क्लियर करने के लिए। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक सेशन रख लेते हैं और स्टूडेंट से डिस्कस कर लेंगे कि क्या वजह है उनका पेपर क्यों, किस वजह से और किस बिना पर रुका, आगे उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इस मकसद से सेशन को रखा गया था। इसके एजेंडा में यही है कि हम पहले रिगार्डिंग एक जनरल अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि क्या हमारी बीएफडी को लेकर अप्रोच होनी चाहिए, किन एरियाज पर हमें फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद हम रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर है वो डिस्कस करेंगे और रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर डिस्कस करने के बाद आगे इसकी प्रेपरेशन अब करनी किस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपके पेपर कॉम्बिनेशन के हवाले से कोई सवालात हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, साथ साथ मैं इंशाल्लाह ताला उसका भी आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सही है। सो कमिंग फॉरवर्ड, अगर मैं बीएफडी की बात करूं, सर इस पेपर का अगर आप पैटर्न देखें तो दो तीन तरीके से इसका पैटर्न देखा जा सकता है। एक है आपके पास दिसंबर 16 से पहले वाला, जब ये सॉर्ट ऑफ ओनली बीएफडी हुआ करता था, ठीक है। एक हमारे पास है दिसंबर 2016 के बाद का ये पोर्शन, जब बीएफडी प्लस मैक दोनों हुआ करता था। और एक मेरे पास ये समर 22 का पेपर है, जब दोबारा से हम यहाँ पे बीएफडी के पोर्शन में आ चुके हैं, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज भी है और एक और चीज यहाँ पे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की है। बाकी जो पुराना बीएफडी है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट और एट द सेम टाइम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ये दो नई चीजें हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज, जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट, सो ये तीन एरियाज अब दोबारा से हो चुके हैं। लेकिन अगर आप पेपर की अप्रोच देखें, जिस तरीके से ये पेपर टेस्ट हो रहा है, तो वो कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। पहले बीएफडी के अंदर ये होता था कि क्वेश्चंस जिस तरीके से आते थे उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट टफ होता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन, एनालिसिस, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी इवैल्यूएशन, ये सब नहीं मांगता था। अब आपके पेपर के अंदर 20 से 25% का तकरीबन पोर्शन ऐसा है जहां में आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, जहां पे वो आपसे कह रहा है कि भाई आप बताएं आपकी क्या इवैल्यूएशन है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में किस तरीके से इसको इन्फर करते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं। ये पूरे पेपर में ओवरऑल ओवरऑल पेपर के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है। अच्छा, बज़ाहिर जो क्वेश्चन है वो हमें लेंदी भी लगता है, लेकिन अगर आप उसको बाइफिकेट करें तो उसके अंदर जो डेटा है उसमें बहुत सारा मटेरियल सिर्फ रीड करने के लिए है। उसका एज सच कैलकुलेशन के साथ इतना गहरा ताल्लुक नहीं है। कैलकुलेशन इटसेल्फ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन कवरेज और कॉम्प्रिहेंसिव है अब इस पेपर की। कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो कवरेज है वो ज्यादा हो जाती है एक ही सवाल के अंदर। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, ये आपका ये वाला क्वेश्चन है समर 2022 में लेट्स से फॉरेक्स का पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इसने सिंपल आपकी ये चीज टेस्ट कर ली, हेजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट कर लिया, ठीक है। और आपको सॉर्ट ऑफ फ्यूचर्स की प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह दे दिया। नीचे मजीद इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस तीनों के बारे में बात कर ली, डिस्कशन पे जोर दिया और बताया, कहा कि एक्सप्लेन करो क्यों फ्यूचर का आउटकम इतना सर्टेनिटी के साथ नहीं जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है, क्यों इसका आउटकम इतना डिटरमिन नहीं किया जा सकता। अब हमें बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएफडी नॉर्मली इस चीज की आदत नहीं होती। हमें ये होता है यार एक सवाल आएगा, उस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे, तीन चार डिटेल्स होंगी, उन नंबर्स को इस्तेमाल करना होगा और नंबर्स को इस्तेमाल करके हम सोल्यूशन कर लेंगे। दैट्स व्हाट वी नॉर्मली थिंक। लेकिन अब इस पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इस एतबार से चेंज हो रहा है। तो जो आपके पुराने पास पेपर्स हैं वो रेलिवेंट हैं कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से, यानी कि 2016 ऑनवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से तो ये काफी हद तक रेलिवेंट हैं। बट एट द सेम टाइम जो डिटेलिंग है, लेवल ऑफ डिटेलिंग है, जो थियरी, रिकमेंडेशन, इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, उसके लिए ये अभी इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उनके अंदर थियरी का एस्पेक्ट या डिस्कशन का एस्पेक्ट या इवैल्यूएशन का एस्पेक्ट अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है। प्लस जो पेपर का एक लेआउट है, एक तरीका कार है, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं,
उसमें आप देखें तो अप्रोच इज मोर प्रोफेशनल नाउ। जो इस पेपर की ओवरऑल अप्रोच है, दिस इज मोर प्रोफेशनल नाउ। ये बहुत ज्यादा अब ये चीज जो है वो प्रोफेशनल होने लगी है, और आई कैप जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल के साथ एक केस स्टडी आपको दे रहा है या एक सिचुएशन आपको दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, ये पहला सवाल फॉरेक्स का मुकम्मल होने के बाद, दिस वन, ये जो पामिर स्टेट्स आपको नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन में ठीक ठाक डिटेलिंग है और ये तकरीबन 2.5 पेज के ऊपर क्वेश्चन पेपर जा रहा है। सर क्या इसको करना इतना कॉम्प्लेक्स था? नहीं, इसको करना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसमें बहुत सारी डिटेल आपको इसलिए दी गई थी ताकि आपको कंपनी का बैकग्राउंड समझ आए और आप थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो है वो हल कर सकें, या जहां पे उसने इवैल्यूएशन रिकमेंडेशन मांगी है वो इवैल्यूएशन रिकमेंडेशन में आप ये डिटेल इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस ये सारा अपना इस्तेमाल कर सकें और सोच समझ के अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकें। यानी अब जो एक तरीका कार था कि हमें बीएफडी में पास्ट पेपर्स काफी हद तक काम आ जाते थे, या हमारा जो माइंड था वो कैलकुलेशन फोकस था, इसको थोड़ा सा खास तौर पे समर 22 की अटेम्प्ट देखने के बाद हमें थोड़ा सा चेंज करने की और ट्वीक करने की जरूरत है। यहाँ पे हमें इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ये सब कवर करना होगा। हमें सिर्फ ये नहीं समझना होगा कि मैथमेटिकली फॉरवर्ड फ्यूचर कैसे सॉल्व होता है या एपीवी एमआईआरआर कैसे निकलता है। हमें डिफरेंशिएशन भी समझना होगा दोनों में कि भाई डिफरेंस क्या है, फॉरेक्स के कौन से वाले फैक्टर की क्या इंटरप्रिटेशन है, एपीवी एमआईआरआर की क्या इंटरप्रिटेशन है, इस पूरी चीज को समझना होगा। और फिर उसके बाद इवेंचुअली हम यहाँ पे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, सिचुएशन से लिंक कर सकते हैं और कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड आंसर स्टूडेंट्स नहीं लिख रहे हैं, मसला यही है। वो आके इन एरियाज में जो है वो परेशान हो जाते हैं या अटक जाते हैं जहां पे वो थोड़ा सा आउटकम एक्सप्लेन रिकमेंडेशन इस तरीके की बार बात करता है, या आपका एनालिसिस मांग रहा होता है, जैसे इस तरह से यहाँ पे क्या है ना, एडवाइज द बोर्ड, डिस्कस द रीजंस। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन निकालना हमें आता है, हम मल्टीपल वैल्यूएशन मेथड से रेंज निकाल लेंगे, लेकिन जहां ये डिस्कशन और एडवाइजरी वाली बात आती है उधर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन हमारे पास सारी इसके अंदर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो, इधर भी इवैल्यूएट, राइट अ रिपोर्ट, ये वाली चीज का स्टूडेंट एज सच 2016 से थोड़ा थोड़ा करके आदी होता चला जा रहा था, लेकिन अब आईकैप ने रिलेटिवली एक फुल फ्लेज प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड पेपर बीएफडी को बनाना शुरू कर दिया। ये देखें, ब्रीफिंग नोट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच एक्सप्लेन्स द इंपैक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेट फाइनेंस। अब ये ऐसी चीज है जहां पर आपको सिर्फ नंबर्स का सहारा नहीं लेना, यू हैव टू एक्सप्लेन योर एनालिसिस। आपको यहाँ पर अपने एनालिसिस को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है और इस चीज को यकीनी बनाना है कि यू आर गेटिंग योर पॉइंट थ्रू इट, आप अपने पॉइंट को थ्रू कर पा रहे हैं। यानी सर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए अब एसीसीए एएफएम पे भी जाना पड़ेगा, आपको आईसीडब्ल्यू का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया भी देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका एसीसीए और आईसीडब्ल्यू का एरिया, प्लस आपको आईकैप के बीएफडी का पेपर भी देखना पड़ेगा, और कहीं कहीं ओनली व्हेन द रेलेवेंट पार्ट इज, तो ये सर रेलेवेंट सवाल अगर एमएससी 2 का है जहां पर उसने कोई बीएफडी की ऐसी कैलकुलेशन करवाई हुई है जो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकती है, सारे पार्ट तो यही वाला टेस्ट हुआ है वो भी ऊपर, तो वो भी यहाँ पर जो है वो चेक की जा सकती है और उसको भी जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इस एरिया में मसला हुआ है, डिस्कशन में, रिपोर्ट राइटिंग में, इवैल्यूएशन में। नंबर्स तो कैलकुलेट करना हमारे लिए मसला ही नहीं है, हमें एनपीवी आईआरआर एआरआर कैलकुलेट करना है, नंबर्स दिए हुए हम नंबर्स कैलकुलेट कर लेते, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी इवैल्यूएशन, उनको समझना। फिर एक चीज आईकैप ने यहाँ पर रिलेटिवली एक नई चीज टेस्ट की, नई तो नहीं, खैर आईकैप की बुक के अंदर स्टडी टेक्स्ट के अंदर बहरहाल जो है वो इंक्लूडेड थी, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को वहां पर एक 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 नया एलिमेंट महसूस हुआ, वो एक आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी सीएपीएम कैलकुलेट करवाते वक्त, ये आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। इन 4 एरियाज को सिंपल यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना था, इन चारों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा है उसको इधर ऐड करना था, और ये बेसिकली आपका एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी निकल सकता है अलॉन्ग विद रिस्क फ्री रेट। तो रिस्क फ्री रेट और ये सब 1 2 3 4 इनको ऐड करके यहाँ पे आपको रेट कैलकुलेट करना था बेसिकली। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा पेपर का पैटर्न अगर आप देखें तो ये पैटर्न चेंज हो चुका है। जिस तरीके से कन्वेंशनली बीएफडी को करने का तरीका है कि एक लंबा सा सवाल उठाया, उसको कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेशन का जवाब दे दिया, ये बहरहाल अब मजीद वर्कआउट नहीं कर सकता। आपको उसके डेप्थ में उतरना पड़ेगा, कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कब लिया जाता है, ऑप्शन कब लिया जाता है, वैल्यूएशंस की रेंज तो ठीक है, लेकिन कंपनी को डेट से फाइनेंस करना चाहिए, इक्विटी से करना चाहिए, डेट कब रेस करें, इक्विटी कब रेस करें, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल क्या होगा। अब आई कैप इन चीजों पे फोकस कर रहा है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो तो आपका फॉरेक्स का कुछ एरिया, वैक का कुछ एरिया नीचे कैप 6 एमएफए में जा चुका है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया नीचे कैप 6 एमएफए के अंदर इंक्लूडेड है। यानी अब आई कैप ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप कैप 6 या स्टूडेंट कैप 6 पढ़ के आ रहा है तो उसे थोड़ा बहुत फॉरेक्स का बैकग्राउंड मालूम है, वैक का बैकग्राउंड मालूम है, फाइनेंसिंग का बैकग्राउंड मालूम है, बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स उसको पता है कि क्या होते हैं। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला एरिया उसे पता है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो कैश ऑपरेटिंग साइकिल वहां पर पढ़ के आ रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह देख कर आ रहा है, ये सारी चीजें करके आ रहा है। तो आई कैप अब ये एक्सपेक्ट करता है कि यार अब आप केस स्टडी लेवल पे आओ, अब आप कंपनी की सिचुएशनल एनालिसिस करो कि सिचुएशन आपके सामने, नंबर्स आपके सामने, डिसीजन लो क्या करना चाहिए, बोर्ड को यहाँ पे क्या डिसीजन, तो उसके लिए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, उसके लिए केस स्टडीज की प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके लिए इस तरीके से आपको इस पूरे सिनारियो को, सवाल को हैंडल करना है कि ये वाली सारी चीजें हो सके। अब उसके लिए हमारा तरीका कार क्या होना चाहिए, सर व्हाट डू वी नीड टू डू। हमारी अप्रोच बेसिकली यहाँ पर ये होनी चाहिए दैट हम अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस करें। ये सर टिपिकली आपको टेक्स्ट बुक से मिलेगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको टेक्स्ट बुक से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्लासेस से मिलेगी, टेक्स्ट बुक के साथ साथ क्लासेस। एट द सेम टाइम आपने करनी है यहाँ पे प्रैक्टिस, लेकिन सर अब आपने प्रैक्टिस सिर्फ कैलकुलेशंस की नहीं करनी है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का तो मामला होना ही चाहिए। बस ये बल्कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के साथ साथ आपके प्रैक्टिस वाले एलिमेंट के अंदर की स्टडी बेस्ड, सिनारियो बेस्ड चीजें भी होनी चाहिए, जहां पर ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो किया जा रहा है उसका आपको आइडिया हो सके, पूरा ओवरऑल आइडिया हो सके। अब जरा हम देखते हैं इसका इसका पेपर का पैटर्न। ये जो समर 22 के अंदर हमारा पेपर आया था, पहला सवाल सर फॉरेक्स के ऊपर, ओवरऑल आपका पेपर लेंदी था, 7 पेजेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन पेपर था, लेकिन इसको करना लेंदी था दैट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सारी डिटेल इसके अंदर बैकग्राउंड थी, देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास बैकग्राउंड है, पूरी इंफॉर्मेशन। असल जो आपकी फॉरेक्स की कैलकुलेशन शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है, फ्यूचर्स इन्होंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइज, टिक साइज वगैरह टेस्ट कर लिया। फिर आ जाओ नीचे, मरियम अंडरस्टैंड्स द कंपनी वुड बी एबल टू एक्सपोज, फिर यहाँ पे मजीद इन्होंने आपसे कैलकुलेशन इधर और करवाई, ठीक है। और रिजल्ट्स को डिस्कस करने का बोला हेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए, एक्सप्लेन करने को बोला कि फ्यूचर का आउटकम डिटरमिन क्यों नहीं किया जा सकता एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ, ये दोनों एक्सप्लेन करने के लिए बात की। तो जहां वो आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, तकरीबन ये 10 नंबर की कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे, 4 नंबर 14 नंबर की कैलकुलेशन यहाँ करवा रहा है, वहां 6 नंबर का इवेल्युएशन भी आपसे करवा रहा है, दैट्स अबाउट 20% इनटू द इवेल्युएशन वाला पार्ट, ये भी आपसे यहाँ पे करवाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास पामिर स्टेट्स का, पामिर स्टेट्स वाले क्वेश्चन में हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूएशंस थी, ये हमें सब अप्लाई करनी थी। इन रेंज ऑफ वैल्यूएशंस को हमें यहाँ पे अप्लाई करना था, वो बहरहाल यहाँ पे अपनी जगह पर है। अलग अलग तरीके के मेट्रिक्स दिए हुए थे, फ्री कैश फ्लोस की डिटेल दी हुई थी, हमें इन्फ्लेशन के रेट्स बताए हुए थे, टर्मिनल ग्रोथ रेट बताया हुआ था, एसेट्स की डिटेल बताई हुई थी, कंपनी किस हद तक डेट फाइनेंस है, किस हद तक इक्विटी फाइनेंस है, ये बताया गया था, पी रेशियोज बताए गए थे। तो हमें यहाँ पे एक रेंज ऑफ वैल्यूएशन बेसिकली कैलकुलेट करना था। ये देखिए यहाँ आपके पास वैक मौजूद था, यहाँ आपके पास इक्विटी बीटा मौजूद था, इधर पी रेशियो मौजूद था, इंडस्ट्री का एवरेज मौजूद था, करेंटली 60% अर्निंग्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी जो है वो रिटेन कर रही है, बाकी डिविडेंड के तौर पे दे रही है, डिविडेंड का ये तकरीबन आपका एवरेज ग्रोथ रेट है, रिस्क फ्री रेट और मार्केट रिटर्न, ये सारी वैल्यूएशन की डिटेल यहाँ पे दी हुई थी। इन मेट्रिक्स को इस्तेमाल करके अगर वैल्यूएशन का तरीकाकार हमें पता है, हमें अगर मेथोडोलॉजी पता है, तो इस वैल्यूएशन के तरीके को हम आराम से अप्लाई करके यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन हाँ,
इस तरह से इतना लेंदी बैकग्राउंड, ये आई डू एक्सेप्ट कि इतना लेंदी बैकग्राउंड आईकैप नॉर्मली अपने क्वेश्चंस में नहीं दिया करता था। काफी 7 पेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर का आ जाना रिलेटिवली इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि आईकैप अब थोड़ा सा केस स्टडी नेचर पर जा रहा है। सिर्फ कैलकुलेशन कराना मकसद नहीं है, अब वो आपसे सिर्फ एपीवी कैलकुलेट नहीं करवाना चाहता, एमआईआरआर नहीं करवाना चाहता। वो कह रहे हैं मैंने एमपीवी आईआरआर नीचे कैफ में दे दिया है, फॉरेक्स का बैकग्राउंड नीचे कैफ में दे दिया है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में कैफ में 2-3 चैप्टर्स डाल दिए, वैक पूरा डाल दिया है। तो अब इनको हम यहाँ पे इस लेवल पे ये पूछें कि भाई एमएम थ्योरी की इंप्लीकेशन यहाँ क्या है, कैसे अप्लाई हो रही है। तो आपकी जो अब अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करना नहीं, बल्कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक से एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, क्लासेस से बिल्ड करना, ये तीनों चीजें प्रैक्टिस के लिए एएफएम, आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस, आईकैप के क्वेश्चंस, ये तीनों आपके लिए रेलेवेंट है, तीनों रेलेवेंट है। और एमएससी2 का वो पार्ट जो सिर्फ बीएफडी वाला है, जो सिर्फ बीएफडी वाला है, वो आपके लिए यहाँ पे रेलेवेंट है, जिससे आप चारों से इसको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा बिल्डअप कर सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं। सही, अब आप थोड़ा सा और एनालाइज करो अगर आगे इस पेपर को। ये पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है, फिर आपके पास ये मैथमेटिकल डिटेल्स दी हुई है, मैथमेटिकल डिटेल्स देने के बाद, एसेट्स की डिटेल्स देने के बाद पूरा यहाँ पे आपसे वैल्यूएशन कैलकुलेट करवाइए। लेकिन आगे यहाँ पे डिस्कस द रीजंस, यहाँ पे एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ड्यू डिलिजेंस। ये ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल्ड होती हैं, जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग से बिल्ड होती हैं। बेसिकली वो आर्टिकल्स में जो आप सीख रहे हैं वो आपसे अप्लाई करवा रहा है, या जॉब में आप जो सीख रहे हैं वो आपसे अप्लाई करवा रहा है, तो भाई ये वाली चीज अप्लाई करें, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। तो थोड़ा सा लर्निंग वाले स्कोप को भी इनहांस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के स्कोप को भी इनहांस करना पड़ेगा, और पेपर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वाला जो है वो करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन आपके पास डिटेल काफी सारी, लेकिन यहाँ पे उसने वैक, सीएपीएम और एपीटी, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, वैक, सीएपीएम और एपीटी के अराउंड अपने इस क्वेश्चन को रखा। ठीक है, एपीटी के अराउंड रखा, वैक कैलकुलेट करवाया, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन करवाई, ये वाली चीज कैलकुलेट कराई, सो ऑन सो फोर्थ। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी आके हमने पहली दफा पूछा है इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल दीज पास्ट पेपर्स। आप सारे उठा के देख लें, गालिबन 2009 2008 जब से अवेलेबल है। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी पहली दफा पूछा गया, ऑल्दो सिर्फ एक पैराग्राफ में आया, आपने उसको अपनी स्टडी टेक्स्ट में इंक्लूड कर लिया था, लेकिन जाहिर है अब एक दफा एक नॉर्मल सी चीज पूछ ली है, तो आगे जाके मजीद डिटेल और कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी उसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपके पास इवैल्यूएशन मौजूद है, बाकायदा उसने एपीवी और एमआईआरआर की आपसे कंपैरिजन करवाया है, ये दोनों चीजों को कंपेयर करवाया और कंपेयर करवा के एक रिपोर्ट लिखने के बारे में यहाँ पर बात की गई। यानी अगर मैं कहूँ कि 25 to 30% उसने आपसे चीजें एनालाइज करवाई, इवैल्यूएट करवाई, आपको डिस्कस करने के लिए कहा, तो ये गलत नहीं होगा। एनालाइज करवाना, इवैल्यूएट करवाना, डिस्कस करवाना, ये गलत नहीं होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर करवाई गई। फिर हमारे पास ये रिलेटिवली एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, इसको कुछ स्टूडेंट्स ने मल्टीपल पीरियड कैपिटल राशनिंग की तरफ वो ले गए, लेकिन बहरहाल एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी कि वेयर फर्दर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, देन गो एज टाइम टू बोरो द एडिशनल कैपिटल एज रिक्वायर्ड। जितना चाहिए उतना वो बोरो कर सकते हैं, उसमें उनका कैपिटल जो है वो राशन नहीं था, लिमिटेड नहीं था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ईयर 0 की फिक्र करनी थी कि वहां पे आपका कैपिटल जो है वो राशन है, यानी कि लिमिटेड है, और उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना था, इन्वेस्टमेंट वर्सेस एनपीवी, और पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या एनपीवी मिल रही है इसकी बेसिस के ऊपर ग्रेडिंग करनी थी। दो उसने आपको रिक्वायरमेंट्स दे दी थी, एक जहां पे पार्शियल इन्वेस्टमेंट हो हर अपॉर्चुनिटी में पॉसिबल, कि आप आधी अधूरी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और दूसरा जहां पे पार्शियल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ना हो। जहां पार्शियल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं थी वहां हमें कॉम्बिनेशंस बनाने थे, किस कॉम्बिनेशंस में एनपीवी हाईएस्ट है। जहां पार्शियल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल थी वहां आपको हायरार्की से चलना था कि सबसे ज्यादा जहां पे पीआई अचीव हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अचीव हो रहा है, वहां पे इन्वेस्ट करें। जहां पे कम अचीव हो रहा है वहां पर उसको, और अमाउंट कम बच रहा है वहां पे आप उसका उतना पोर्शन ले लें जितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। सही है। फिर उसके बाद एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल, ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, मेंटेनेंस और रेसिडुअल वैल्यू की चीजें आपको इसने दे दी थी। आपको रिप्लेसमेंट साइकिल डेवलप करनी थी कि कौन सी ऑप्टिमम है, डिस्काउंट रेट भी इसके लिए दिया हुआ था। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वो थ्योरी वाले एरिया में नहीं गया। जो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है ना, वो एक आपकी रेंज ऑफ वैल्यूएशंस में इवैल्यूएट करते वक्त, रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के वक्त, एपीवी एमआईआरआर की कंक्लूजन के वक्त, और ये आपका फॉरेक्स के अंदर थोड़ा सा पोर्शन, ये रिलेटिवली स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा खासा मुश्किल इधर जो है वो पेश आई है। उसके अलावा एरियाज में इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ। अगेन आखिरी क्वेश्चन के पार्ट सी में
इसने दोबारा से फाइनेंसिंग वाला एंगल यहाँ पे लिया है, और डेट वर्सेस इक्विटी में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, उस अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे चेक करने की, ये टेस्ट करने की सॉर्ट ऑफ एक कोशिश की है कि यार आपको कितना बेहतर तरीके से समझ आता है कि डेट किस तरफ हो और इक्विटी किस तरफ। ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा सा अप्रोच में और प्रैक्टिस में एक चेंज लाना पड़ेगा, और इसको जो है वो इस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा कि हमारा थोड़ा सा होराइजन एक्सपैंड हो। सर क्वेश्चंस करना ही एक वाहिद सॉल्यूशन है। मल्टीपल क्वेश्चंस एएफएम में जो एसीसी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज को कॉन्फ़िगर किया गया है या इसको अध्ययन किया गया है कि वो इस तरीके की थ्योरी और इस तरीके के सवाल जो है वो पूछते हैं। मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर आपको दिखाता चलूं। मैंने कोशिश की है कि एसीसी के जितने क्वेश्चंस अब हो सकते हैं मोस्ट रेलेवेंट पार्ट वो यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किए जाएं। ये अगर आप देख रहे हैं हमारे बीएफडी का पोर्टल है, तो जैसे वैक के एरियाज में यहाँ पर एसीसी के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। यील्ड टू मैच्योरिटी, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, इसको एक सेपरेट एरिया बना दिया गया है। ये लास्ट बैच से थोड़े से चेंजेस आए। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखें तो इधर कुछ इलस्ट्रेशन डाली है जिससे अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ जो है वो डेवलप हो। ठीक है, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वगैरह में भी अगर ईसीसी के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो सके, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी हो सके, वो वाली चीजें जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो थोड़ा बहुत मटेरियल में डाइवर्सिफिकेशन करना, नए मटेरियल को टेस्ट करना, उसे प्रैक्टिस करना, ये हेल्प कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अब आप 2009 ऑनवर्ड सारे पास पेपर्स करें, क्योंकि पुराने जो पास पेपर्स हैं उसमें कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, एनालिसिस और इवैल्यूएशन वाला एंगल कम है। अब एनालिसिस और इवैल्यूएशन वाला एंगल 2 अटेम्प्ट से ज्यादा आ रहा है और कैलकुलेशंस आर लेस कॉम्प्लेक्स नाउ। अब वो चीजों की डेप्थ समझना चाह रहा है ताकि वो आपको एमएससी 2 पास करने में हेल्प करे, क्योंकि एमएससी 2 में सिर्फ एक कंपनी की केस स्टडी आ जाती है, भाई ये कंपनी ये हो रहा है, बताओ क्या करना है, एडवाइस करो क्या करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। वहां पे स्टूडेंट्स लैक करते हैं। तो अब आई कैप इस कोशिश में पिछली 1-2 अटेम्प्ट से ज्यादा तो रिफ्लेक्ट इसी अटेम्प्ट के अंदर हुआ है, इस कोशिश में कि यार अब इनको थोड़ा सा इस रूट पर लेके आओ कि इस चीज को समझें। इसमें जो इंटरनेशनल बॉडीज के क्वेश्चन हैं सर, एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन बना रहा है वो कहाँ से बना रहा है, इनोवेशन तो नहीं है, 3-4 जगहों से आइडिया लेके ये भी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो वो जो 3-4 जगहों से आइडिया लेने वाली है वो कौन सी बॉडीज है, वो इंटरनेशनल बॉडीज है। वो जो है वो ईसीसीए की है, ये आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस हैं, या लेट्स से आईकैप अपने ही कुछ पुराने क्वेश्चन से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता है और एट द सेम टाइम इसको एक फॉर्मुलेशन यानी क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये वाली एक चीज है जो हमें यहाँ पे कंसिडर करने की यहाँ पे जो है वो जरूरत है, और पेपर के एतबार से भी वो वाली चीजों को प्रैक्टिस के एतबार से करने की जरूरत है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हो या इसके हवाले से कोई चीज। मैंने इस दफा के बैच में दिसंबर 2022 के बैच में बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज और इस तरीके के सिनेरियोस, इस तरह के क्वेश्चंस अपनी बुक में इंक्लूड करने की कोशिश की है जो ये वाला एंगल, ये रिपोर्ट राइटिंग एनालिसिस, ये वाली चीजों का एंगल जो है वो कवर करने की कोशिश करे। अब आई कैप चूंकि इस तरफ पूछने लगा है और उसके क्वेश्चंस के एक पैरामाउंट शिफ्ट वहां पर आने लगा, वरना आप 2019-20 तक के क्वेश्चंस देखें ये इतना ज्यादा चेंजेस इसके अंदर आए नहीं थे। अब चूंकि ये 2021 की विंटर और समर 22 के अंदर इस तरह की चीजें इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो अब हमें हमारी प्रैक्टिस में भी उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है सच पड़ेगी। So that's how the overall scenario of your practice material as well as your content and the testing style is। पेपर का थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो मसला कर रहे हो या बीएफडी में जो इशू बन रहे हो, समझ में ना आ रहा हो किसी को यार मेरा पेपर रुक क्यों रहा है, रीजंस आइडेंटिफाई हो रहे हैं सबको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली मैं जब से बीएफडी दे रहा हूँ, जब मैक होता था ना, मैक इसमें अब तो अच्छा, पता नहीं मैक है नहीं है, मैं दो तीन अटेम्प्ट से ना मैं पेपर दे नहीं रहा। तो अब मैं देख रहा हूँ जैसे आपने हमें बताया कि भाई इसका पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। हाँ। तो अब वुड इट बी पॉसिबल कि मैं दिसंबर में अभी क्लासेस लेके जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकूं, और या कौन फिर सा मैं पेपर है जून तुम्हारा? जून एक ही है? मैं एक एक करके ही दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे हैं पेपर्स सही है, बट मैं एक एक करके ही दूंगा। मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ और टैक्स दे दूंगा और ये दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। मैं मैक्सिमम दो टैक्स और दूंगा जो बीएफडी ये दो। हो। हाँ, टैक्स और बीएफडी हो जाएगा, हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ द मंथ यू हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने तुम्हारे पास है। नवंबर तो तुम्हारा वो टाइम होगा जिसमें तुम प्रेपरेशन करोगे, उसमें तुम क्लासेस नहीं ले सकते।
उसमें तुम सब्जेक्ट को ग्राउंड से नहीं समझ सकते। एक दफा तुम्हारा पूरा, एक दफा तुम्हारी पूरी चीज थ्रू हुई हुई हो, तुमने सवालात किए हुए हो, इसका इजी सा गेम है यार, बड़ा सिंपल। नॉट ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन वीकली बेसिस पे तुम्हें एक एक इंटायर वीक के अंदर तकरीबन तुम्हें 8 घंटे निकालने पड़ेंगे तकरीबन। अब वो चाहे तुम सैटरडे को 3 घंटे, संडे को 3 घंटे की वीकडेज में कम निकालो, लेकिन तुम्हें 8 आवर्स एटलीस्ट चाहिए। देखो इसकी छोटी सी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इससे लोगों को हेल्प भी हो जाएगी। हमारे पास अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है। अगर हम 8 आवर्स पर वीक बेसिस पे यहाँ निकालते हैं तो ये 32 बन जाता है। अगर हम 8 आवर्स पर वीक बेसिस पे यहाँ निकालते हैं ये 32 बन जाता है, और तकरीबन ये हमारे पास 32 बन जाता है। सही है। 32 को अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 3 करो, दैट इज 96। ये 96 आवर्स का जो पोर्शन है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर क्लासेस एंड क्वेश्चंस। एक दफा क्लासेस, क्योंकि वैसे भी तुम लोग अब 2x पे ही देखते हो क्लासेस, तो क्लासेस करने के लिए और सवालात करने के लिए ये टाइम मोर देन इनफ है। अगर तुम बीएफडी के लिए वीकली बेसिस के ऊपर 8 आवर्स अपने पास जो है वो स्पेयर करते हो, 7 to 8 आवर्स स्पेयर करते हो, कोई एक आध वीक ऊपर नीचे तो भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये प्रिपरेशन की जा सकती है और इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, मेरे अब कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा जो है वीक है आज की तारीख में ना, अगर मैं अपने आप को देखूँ, क्योंकि मैं वो हूँ जो सी इंटर करके जो है उसने फिर आर्टिकल करे, आर्टिकल में 2-4 पेपर निकल गए, तो उसके बाद उसका कोई पेपर नहीं निकला। फिर अब जाके जो है मैंने पेपर कुछ निकालने शुरू करे, बीएम का भी पेपर निकला था मेरा कुछ अर्से पहले। तो अब सर मुझे तो पूरा चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह पूरे रिवाइज़ करने ग्राउंड में से, पहली हाँ वाली ग्राउंड से स्ट्रीम लेके में हाँ, चलना पड़ेगा, ग्राउंड से। पहली वाली स्ट्रीम में तो था ही नहीं ना ये। पहले तो सी एंटर तक कुछ होता ही नहीं था इसमें बीएफडी ऐसा वाली ही है, कोई चीज़। ऐसा ही है। अब इसमें अब इसमें एक जाके आसान इस चीज तरह ये है कि मैंने अपने पोर्टल के ऊपर वो लेक्चर्स जो नीचे कैफ के लेवल पे आ गए हैं वो मैंने रिमूव नहीं किए हैं, वो पड़े हुए हैं। वैट बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है, तो इतना ज्यादा कोई इशू इंशाल्लाह ताला आपको होगा नहीं। आप अगर जिस सीक्वेंस में आपकी किताब है उस सीक्वेंस में लेक्चर्स देखते रहें, लेकिन जो फॉरेक्स वाला एरिया है वो मैंने काफी इस दफा रिवैम्प करने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट्स को काफी हद तक हेल्प हो सके, क्योंकि फॉरेक्स में अब वो उस तरह से पूछ रहे हैं जिस तरीके से कंपनी का ट्रेजरी डिपार्टमेंट काम करता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कभी आपने जिंदगी में फॉरेक्स में काम किया हो या ना किया हो। अब वो बिल्कुल इसी तरीके से बातें पूछने पर आ गया है, करेंसी ऑप्शंस, रिवर्स ऑप्शंस पूछ रहा है, सिंपल ऑप्शंस पूछ रहा है, फिर फॉरेक्स के अंदर फ्यूचर्स के अंदर बेसिस और बेसिस रिस्क में घुमा रहा है। ये वो चीजें हैं जो उन ट्रेडर्स को और उन एक्टिव लोगों को पता होती है जो काम करते हैं इस मार्केट में, या डेली बेसिस पे उनका डे इन डे आउट होता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा उसमें बहुत एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मैंने इस दफा ऐड करने की कोशिश की है। तो अगर पोर्टल का एक्सेस लो तो बाकी बुक की सीक्वेंस के हिसाब से शुरू कर सकते हो, चाहो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अगर रिकॉर्डेड ले रहे हो तो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन फॉरेक्स जब इस लाइव बैच में हो जाए और अपलोड हो जाए उसके बाद ले लेना। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें एक चीज़ और पूछनी थी मैंने। देखिए जो मेरा मसला जो आता है वो आता है प्रैक्टिस का। हाँ। अब जाके मैंने थोड़ा-सा जो है ना चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है कि यार अब निकाल दो पेपर के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो थोड़ा-सा मुझे भी रूटीन में आना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज़ पेपर नहीं निकलेंगे। सही है। सही है, तो कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने ये सोचा हुआ है कि मतलब जैसे अभी जैसे जब से मतलब 1 हफ 2-3 दिन हो गए पेपर का रिज़ल्ट आया है, तो उससे मैं रात में 1 आध 2 घंटा रोज़ाना बैठ रहा हूँ। तो चीज़ों को घुमा रहा हूँ, टेक्स्ट की और ये तमाम चीज़ें। टेक्स्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो मुझे टेक्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम थिंकिंग कि मैं बीएफडी इस मर्तबा दे दूँ, बहुत अरसे से नहीं दिया। बीएफडी दे दूँ ताकि एक जो है वो भी खुल जाए, वो जो आगे का एमएस से। एमएस से एमएसए भी टू, खुल हाँ जाए। एमएसए टू। हाँ, एमएसए 1 तो पास है, मतलब पास है वो, मतलब वो एग्ज़ाम हो गया था मेरा क्योंकि मेरा आईटी पास था। तो मैं इस तरीके से चीज़ों को चाह रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी चीज़ें बस खत्म हो, लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप देखो ये बीएफडी के अंदर ना, बीएफडी के अंदर मैं ये रेकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आप एक दफे, देखो बीएफडी के अंदर सबसे बड़ा मसला आएगा क्या, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप क्वेश्चन उठाओगे ना, आपको ऐसा होगा मैं इसको शुरू कहाँ से करूँ। मुझे शुरुआत पता चल जाए तो मैं पूरा क्वेश्चन कर लूंगा, आपको शुरुआत का जो एंगल है ना, पहला एंगल वही नहीं मिल पाएगा। वो सर सबसे ये ज्यादा सर पहले भी स्टूडेंट्स को मसला तंग होता करता था। है। हाँ, ये सबसे ये ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स को मसला ये मेरे मसला साथ होता होता है। था, हाँ।
इसका और हल फिर वो ये है। आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होती, तो फिर बहुत देर में हो रहा होता है क्वेश्चन। हाँ ये भी हाँ, मसला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखो सबसे पहला इशू ये है कि जब आप इस तरह का कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो ना, जो आपको ये चैलेंज देता है कि उसको शुरू कहाँ से करें, तो पहले ही तबीयत आपकी लाउजी हो जाती है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं आखिरी 15 दिन में देखेंगे, 10 दिन में देखेंगे, अभी ऊपर ऊपर से थ्योरी घुमा लेते हैं, या अभी सर ने जो क्लास में पढ़ाया वो पढ़ लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस बाद में करेंगे। ये सबसे बड़ा किलर एटीट्यूड है, सबसे ज्यादा ये बंदे को परेशान करता है। आपने बिल्कुल ऐसे ही। अगर एग्जाम में देखो, घर में वो करना है जो एग्जाम में करना है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। अगर एग्जाम में आपको टाइम बाउंड चीजें करनी है तो घर में भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी। अगर एग्जाम में आपको 3 घंटे कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए तो घर में भी आपके 3 घंटे कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। अगर आपको फोन तंग करता है, आप फोन थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दें, 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए। एक सवाल लेके बैठो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पे आपने 30 मिनट लगा लिए, 35 मिनट लगा लिए, पूरी जान लगा ली, आपसे नहीं शुरू हो रहा, या हो रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना होगा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप एक दफा उसका सोल्यूशन देख लें, करें नहीं उस सवाल को पूरा, उसका सोल्यूशन देख लें। देख लिया आपने सोल्यूशन, समझ लिया कैसे हुआ है, ठीक है। मार्क दैट क्वेश्चन फॉर 3 और 4 डेज फॉरवर्ड। उसको मार्क कर लें। जैसे मंडे को अगर ये वाकया हुआ है आपके साथ, तो जुमे के लिए मार्क कर लें कि यार मैं फ्राइडे को बैठूंगा, इस सवाल को दोबारा ट्राई करूंगा। अब सोल्यूशन आपने नहीं देखना है, फ्राइडे सैटरडे आपने दोबारा बैठना है, उस सवाल को पढ़ना है, कुछ सोल्यूशन आपने देखा हुआ था, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन वाइंडिंग इस तरह से होगी कि आपको समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा था। अब आप एक पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। एक बात है, वैक को कितनी तरीके से पूछ सकता है, या मर्जर एक्विजिशन के साथ पूछ लेगा कंबाइंड वैक में, या आपसे जो है वो बेसिकली वैक का अपना एक फाइनेंसिंग वाला क्वेश्चन बना के दे देगा, इक्विटी इतनी है, डेट इतना है, वैक निकालो, या सीएपीएम के सवाल के साथ पूछ लेगा। 3 4 तरीके हैं वैक पूछने के। करेंसी ऑप्शंस कितने तरीके से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ लेगा भाई लोकल करेंसी में ट्रेड हो रहा है ऑप्शन, या फॉरेन करेंसी में ट्रेड हो रहा है। मर्जर एक्विजिशन के कितने तरीके के सवाल बना लेगा, सोर्सेज ऑफ तरीके 8 10 ही हैं सवाल बनाने के। सिर्फ हम नंबर्स में थोड़ा बहुत घूम जाते हैं, पैटर्न सवालात के एक जैसे ही होते हैं। हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है उस सब की, हमने उतने इनफ क्वेश्चंस किए नहीं होते हैं, या किए होते हैं कभी कभी तो थोड़ा बहुत है कि आप अपना पैटर्न भी चेंज कर देता है। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की यहाँ पे जरूरत है कि हम प्रैक्टिस का टाइम एलोकेट करें, आवर्स वाइज प्लानिंग करें। देखो डे वाइज प्लानिंग करोगे, मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं हुई कभी, मैंने थ्रू आउट जो सीए के पेपर्स क्लियर किए अल्लाह का शुक्र, मैंने कभी डे वाइज की जो प्रैक्टिस है वो इतना ज्यादा इतना उसका जो है वो इफेक्टिव नहीं देखा। मैंने इफेक्टिव देखा है तो वो आवर्स वाइज प्लानिंग को देखा है, कि आपने फॉर एग्जांपल बीएफडी की प्रिपरेशन के लिए 80 आवर्स एलोकेट किए। अब आपको पता है यार, अगर मैं 2 2 4 4 घंटे करके निकाल रहा हूँ, तो वीकली बेसिस पर 8 घंटे निकल रहे, तो मुझे 10 हफ्ते में प्रिपरेशन करनी है। आज मेरे पास 12 हफ्ते हैं, सिर्फ 2 हफ्ते का मार्जिन है, और इसमें जो है वो मुहर्रम के भी कुछ दिन आएंगे जब श्लोक की ऑक्यूपेंसी हो जाती है, आप एक आध 2 3 3 दिन के लिए जो है वो बिजी हो जाते हैं। ठीक है यार, ये एक वीक आ रहा है जिसमें मैं नहीं ध्यान दे पाऊंगा, बाकी आपके पास टोटल प्लानिंग है, या आपके घर में कोई फंक्शन है या घर का कोई इवेंट है, आपको अभी से पता है इस तरह की कोई चीज आने वाली है, यू कैन प्लान वेल। प्लानिंग क्या करनी है, प्लानिंग ये करनी है कि पहले आपने लेक्चर्स देखना है, फिर आपने सवालात की प्रैक्टिस करनी है। सवाल बेशक नए नहीं करो, क्लास में जितने करवाए जा रहे हैं वो इनफ है, लेकिन एटलीस्ट रिकॉर्डिंग को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कर सकते हो। इससे वो ब्रेन शार्प होता है। वो जो कहते हैं ना, वो धार लगना, कि जिससे ब्लेड तेज हो जाता है, वो धार लगना शुरू होती है, वो स्टूडेंट्स करना नहीं चाहते। वो 2x पे देखते हुए सवाल को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में खुद लेके बैठने का टाइम नहीं होता, टाइम को मिसमैनेज करते हैं, प्रैक्टिस रिलेटिवली इतनी अच्छी नहीं कर पाते, रिजल्ट ये निकलता है कि पेपर नहीं निकल पाता। तो भाई इट इज अ प्रोफेशनल पेपर, it is a case study based paper, it is something which is requiring analysis, more of the evaluation, more of the theory side, तो हमें उसको करना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। सो इस तरीके से इसको स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और पेपर भी निकल जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ताहिर साहब? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, ऑब्वियसली कुछ आप काफ़ी अच्छी डिस्कशन होगी ये पहले। जी जी जी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी पेपर के दौरान कि कोई मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं था। मैं यानी मेरी प्रैक्टिस थी, मैंने कुछ सारे वो करके गया हुआ था, मुझे हर चीज़ का पता था। इवन ये भी मुझे पता लग रहा था कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ। बट वही कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ, और पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन वाला, जो जिसमें वो उसने वो वाला मांगा हुआ है, फी बेस्ड और डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन वाला सारा। उसको करते करते मुझे जो है ना उसका काफ़ी टाइम लग गया, फिर प्रेशर बिल्ट होता गया, और फिर जो है ना वो अल्टीमेटली मेरे कोई 30 35 मार्क्स का जो पेपर था वो मिस हो गया रफली। अच्छा, अब दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो ये लगता है कि
जो थ्योरी है ना वो हम लोग सही तरह कवर नहीं करते हैं। लेक्चर्स तो सुन लेते हैं, लेक्चर से हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है, लेकिन जो एनालिसिस करने का काम है वो जब तक थ्योरी खुद नहीं पढ़ के जाएंगे शायद एक अच्छी बुक से, तो वो जो है हमें वहाँ बैठ के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके शायद एनालिसिस नहीं कर सकेंगे उसका हम बैठ के। वो सही इतना है। टेंस एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, हर चीज जब तक पहले ना करके गए हों तो वहाँ बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम ये कहना कि जी वहाँ से हम हमें आता है सारा और वहाँ बैठ के मैं नई रिपोर्ट खुद लिख लूंगा हाथ से बैठ के, तो वो वहाँ हो नहीं सकता। सो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें कुछ आप मटेरियल ऐसा दे दें जो समहाउ क्लोजेस्ट टू उस पैटर्न के हो जो फाइनली एग्जाम में पूछा जा रहा है अब, सो दैट कि हम घर में उसकी प्रैक्टिस कर लें। डिफाइन करने का कोई अगर तरीकाकार क्या है, रिपोर्ट लिखने का तरीकाकार क्या है, कोई मेन फॉर्मेट ही मिल जाए ना, ताकि उसमें हम सारे उस तरह उसकी यानी प्रैक्टिस हो और वहां पे थोड़ी बहुत ट्विकिंग के साथ हम उसको प्रेजेंट कर सके वहाँ। ठीक है, सही सही, आई हेयर यू मतलब मेरे गाइस। पास मेरा जी जी। मैं कहना ये चाह रहा था कि हमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं ना वो बड़े सिंपल हैं, यानी एसीसी की बुक के भी अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो उनमें कंपटीशन इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती। कॉम्प्लेक्स नहीं होती। थ्योरेटिकली वो लंबा क्वेश्चन होगा, उसी पैटर्न पे होगा जिसपे आई का क्वेश्चन है, जिस तरह आ रहा है लास्ट टाइम में खासतौर पर जिस तरह आया है। लेकिन आई कैप का एक मसला साथ ये है कि उसकी कैलकुलेशन भी कम्प्लेक्स होती है। जैसे आप फॉरेक्स में देख लें तो उसने इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड किया हुआ है लेकिन डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है। अब डिवाइड बाय 100। उस एक पॉइंट को रियलाइज मतलब मुझे अंडरस्टैंड करने में मुझे लगता है मुझे 5 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे होंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इनडायरेक्ट कोड है डायरेक्ट कोड है, और अगर डायरेक्ट कोड है वो मैं यानी मैं $1 का रेट कैसे निकालूं उसमें से। सो मैंने कई रफ पेजेस उस पर यूज किए, फिर मुझे इतना समझ आ गया था कि यार इसको डिवाइड बाय 100 करके एक पे कर लूँ तो फिर बाकी सारा जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल इनडायरेक्ट कोड के थ्रू हो जाएगी। बट इट टुक माई एटलीस्ट 10 मिनट्स, जिसकी वजह से जो है ना वो सारे का सारा एक तो पेपर नीट नहीं रहता, थोड़ा सा आई थिंक एग्जामिनर को हमारी राइटिंग भी बड़ी खराब हो जाती, जल्दी में जाते लिखते लिखते राइटिंग भी काफी खराब हो जाती। और आजकल के लैपटॉप के दौर में बंदा हाथ से लिखता कुछ नहीं है, तो ये इश्यूज हैं इसमें। अच्छा देखिए, इसमें ताहिर साहब सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है कि एग्जाम के अंदर और आपका टाइम जो है वो उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाता, तो उसके लिए देखें सबसे बेहतर एलिमेंट ये है कि जो आपका रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम के अंदर आप जो भी पहला क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, 15 मिनट का आपका रीडिंग टाइम होता है। सही, शुरू के 2-3 मिनट के अंदर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को गो थ्रू कर लें। रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, रिक्वायरमेंट 5 सवाल है, पांचों की रिक्वायरमेंट्स देख लें कि मांग क्या रहा है। पहले सवाल में मिसाल के तौर पे फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, दूसरे सवाल में वैल्यूएशन आ रही है, तीसरे में MIRR NPV APV आ रहा है, चौथे में मिसाल के तौर पे फाइनेंसिंग का कोई डिसीजन मेकिंग आ रही है, पांचवें में समथिंग एल्स। आपको फॉरन क्लिक हुआ यार मुझे APV अच्छा आता है, मैंने रिसेंटली रिवाइज किया है, मैं ये सवाल पिक कर सकता हूँ। ये चौथे मिनट के अंदर आपका डिसीजन हो जाएगा, चौथे या पांचवें मिनट के अंदर। अब आपके पास रीडिंग टाइम में 9-10 मिनट बाकी होते हैं। उन 9-10 मिनट में उस क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दें कि ये सॉल्व कैसे होगा। अब जब आपके पास पेपर जो आंसर शीट है वो आएगी और आप लिखना शुरू करने की पोजीशन में आएंगे, तो अब आप उस सवाल को एटलीस्ट एक दफा डिटेल में रीड कर चुके हैं। अब आप उसे सॉल्व करना शुरू करें। मुमकिनात है कि किसी पॉइंट पर आप अटक जाएंगे। देखिए, आपके पास 10 नंबर के सवाल को करने के लिए 18 मिनट है। बहुत ज्यादा 18 मिनट से आपके पास टाइम नहीं है। 18 मिनट है, बहुत हुआ आप 22 मिनट लगा लें, 24 मिनट लगा लें। अगर कोई ऐसा एलिमेंट उसने एग्जाम में दे दिया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये यकीन करें कि 20% पेपर ऐसा होता है जो हर किसी को नहीं समझ में आ रहा होता। आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन 2 हो, किसी के लिए 3 होगा, किसी के लिए 3 हो उसके लिए 4 होगा। तो 20% पेपर तो ऐसा होता ही है जो किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये इनडायरेक्ट कोड वाली चीज ना आपको तंग किया कि 10 मिनट ये लग गए कि डिवाइड बाय 100 क्यों हुआ है। 100 रुपए के अगेंस्ट वो रेट है, उस रेट को आप 100 से डिवाइड कर देते तो 1 रुपए का रेट आ जाता, और उसको 1 से डिवाइड कर देते तो डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड में ये चीज पढ़ी थी कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 से डिवाइड करना है, सिंपल 1 डिवाइड बाय दैट नंबर, तो उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते थे। लेकिन बहरहाल विदाउट गेटिंग इनटू द निटिग्रिटीज, अगर कोई ऐसी चीज आके फंस रही है ना जो आपका टाइम ले रही है, आप बेशक उसको जिस तरह समझ आ रहा है उस तरीके से कर लें, सिर्फ उस स्टेप के मार्क्स कटेंगे, नीचे तक मार्क्स नहीं। फ्री फॉल नहीं होता कि पहले कटा तो दूसरा भी कट जाएगा स्टेप, तीसरा भी, चौथा भी, 10वां भी और 11वां भी, ऐसे नहीं होता। पेपर में टाइम मैनेजमेंट का की ये है
कि जो समझ में आ रहा है करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। नहीं समझ आ रहा, पेपर में जगह छोड़ें, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। मैक और बीएफडी, पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग एक पेपर हुआ करता था, लेकिन वो कयामत था वो पेपर। उस वक्त जिस वक्त आईकेएप ने इस पेपर को रिमूव किया, लोगों ने शुक्राने के नफल पढ़े थे। वो कयामत पेपर था, निकलता ही नहीं था। बीएफडी आसान लगता था उसके कंपैरिजन में। 100 नंबर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था। उस पेपर में मुझे याद है एक ब्रेक इवन का क्वेश्चन आया था 13, 15 या 20 नंबर का। रेस्टोरेंट की डील्स बनानी थी, सेपरेट सेपरेट चीजें दी हुई थी, डील्स बनाना थी, कुछ कैलकुलेट करना था। मुझे पहले 5 मिनट में समझ में आ गया कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा, हालांकि वो पहला ही था। फूड फूड मील वाला सर था ना, हाँ, फूड फूड मील मील वाला, फूड ड्रिंक्स वाला। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मैंने छोड़ के आगे बढ़ गया। मैंने कहा यार जब आगे चीजें समझ आ जाएंगी कुछ, तो फिर यहाँ रिवर्ट बैक करूंगा, देख लूंगा। अब पेपर खत्म होने में आप यकीन करें, पेपर खत्म होने में कोई 20 मिनट या शायद 15 मिनट रह गए थे तकरीबन। अब वो कोई 13 नंबर का सवाल था या 14 नंबर का सवाल था, इस तरह की कोई बात थी। मैंने कहा यार पेपर में 80 नंबर का कर चुका हूँ, 80-85 नंबर का पेपर अल्लाह का शुक्र है हो गया है, जितना समझ में आ गया कर लिया। अब ये 13 मिनट है, गलत भी होता है ना कोई बात नहीं, गिव इट अ ट्राई। मैंने उसको अल्लाह का शुक्र है ट्राई दिया, चीजें समझ में आने लग गई, जल्दी जल्दी सॉल्व की, जितना समझ में आया किया, बाहर निकला, दोस्तों से डिस्कस किया, मुझे ऐसा लगा चलो कुछ बेहतर करके आ गया हूँ। जो बाकी सब बता रहे हैं वैसे भी शायद मैंने इसी तरीके से किया। 100% मेरा पूरे सीए में कभी मेरिट नहीं आया, और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं कोई फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ हूँ। लेकिन मैंने मिनिमम टाइम में पेपर इसलिए क्लियर किया क्योंकि जो मुझे समझ में नहीं आता था मैं आगे बढ़ जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेपर 70 नंबर या 75 नंबर से कम का हुआ। 80-85 का होता था, उससे नीचे का पेपर नहीं होता था। सही होता था या नहीं ये मैं गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है मैं 51 पे पास हुआ हूँ, हो सकता है 91 पे पास हुआ हूँ, लेकिन जितना समझ में आता था, स्पीड मैं अपनी मेंटेन करके रखता था, एग्जीक्यूशन अपनी मेंटेन करके रखता था। कि आपने कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आपने 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, अब आप उसको छोड़ें, उस पेज को ब्लैंक छोड़ें और आगे बढ़ जाए दूसरे सवाल की तरफ। अपने वक्त को उस तरीके से मैनेज करते हुए चलें। हाँ, ये बात आपकी 100% सही है कि इस तरह की किसी मटेरियल की जरूरत है। मैंने कोशिश करके इस दफा अपनी बुक में केस स्टडीज एएफएम की डाली है, जो एसीसीए की वो वाली क्वेश्चंस हैं, जो जो F9 वाला पार्ट है। F9 के अंदर ठीक है, वो उसकी कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा वो नहीं होती, बेसिकली इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती और डिटेलिंग ज्यादा होती है। लेकिन एएफएम में वो आपसे रिपोर्ट लिखवाता है, एएफएम में वो आपसे कहता है डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन दो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। आईसीडब्ल्यू का भी जो ऊपर फाइनल लेवल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, एसएफएम, वहां वो ये चीज करवाता है आपसे कि भाई ये 2 ऑप्शंस हैं, इवैल्यूएट करो। वो ये भी इवैल्यूएट करवाता है कि बिजनेस को सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस कंपनी को एक्वायर करने से और क्या मसले हो सकते हैं, आपको किसी तरह की करेंसी एरिया के अंदर घुसते हुए। तो वो अब इसी जगह आप स्टडी टेक्स्ट उठा के देखेंगे ना, स्टडी टेक्स्ट कैप्टन की या उसकी जो एक और उनकी पब्लिशर है उनकी बीपीपी की, आप स्टडी टेक्स्ट उठा के देखें, स्टडी टेक्स्ट में बहुत डिटेल नहीं है। उन्होंने अपनी किताब की थ्योरी में भी इतनी डिटेल नहीं दी जितनी वो पूछ लेते हैं सवाल के वक्त। एज इन द केस आईकैप की भी आप स्टडी टेक्स्ट उठा के देखें, एक लिमिटेड थ्योरी है उसके अंदर, एक लिमिटेड मटेरियल है। तो सवालात को रीड करके और उनको सॉल्व करके, बेशक आप खुद सॉल्व ना करें, सॉल्यूशन पढ़ लें उसका, उसको सॉल्व करके ही एक बैकग्राउंड बिल्ड होगा। तो मैंने कई सारे सवाल डालने की भी कोशिश की है। मैं अलहदा से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोबारा से उसकी जो है वो क्लासेस लें, क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं है, वक्त का जिया होगा अगर वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है जो आपको आती है। लेकिन मैं उन सवालात को अलग से और उनका सोल्यूशन अलग से एक जगह कंपाइल करके इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 वीक्स के अंदर वो प्रोवाइड कर सकता हूँ कि यार ये अच्छे 10 क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जो इन्होंने पूछे हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स पूछे हैं। इन सवालात को पढ़ के एक दफा इन क्वालिटेटिव फैक्टर्स की प्रैक्टिस की जाए तो काफी हद तक आपका बैकग्राउंड बिल्ड हो जाएगा। लेकिन देखिए हकीकतन जो हमारा एक बिजनेस नॉलेज है, जो एक तरीका कार है काम करने का, उसमें इतना ज्यादा चीजों की डेप्थ में जाना या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो वैसे भी हमें आदत नहीं है। लेकिन अब हमारे पेपर्स ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि यार हम एक एडवाइजर की तरह बात करें, हम एक एनालिस्ट की तरह बात करें, हम एक अच्छे थॉटफुल माइंड प्रोसेस से गुजर सकें। रिपोर्ट का फॉर्मेट पे आपको कोई जज नहीं करेगा एग्जाम में। ये गलत है कि रिपोर्ट की कोई फॉर्मेट के मार्क्स हैं। आपने 2 लिखा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डेट लिखी फलाना, फ्रॉम लिखा और नीचे आपने अपना पैसेज शुरू कर दिया, पैराग्राफ किया, पैराग्राफ के अंदर आपने लिखा भाई हमने ये वैल्यूएशन की है, ये नंबर्स आए, इन नंबर्स की वजह से हम ये समझते हैं कि ये बिजनेस के लिए बेहतर है, ये करना चाहिए। कैलकुलेशंस आर इन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में नीचे कैलकुलेशन वैसे ही जिस तरह हम करते हैं वैसे आ रही होंगी। शुरू किया आपने टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डेट लिखी, फ्रॉम लिखा, नाम मत लिख दीजिएगा अपना, फ्रॉम कंपनी का नाम लिख दिया, नाम लिखने से पेपर कैंसिल हो सकता है क्या आपने, फ्रॉम में आपने कंपनी का नाम लिख दिया जो सवाल में लिखी हुई है,
पैराग्राफ में लिखा हमने कैलकुलेशन की, हमारे रिजल्ट्स ये हैं, हम ये समझते हैं कंपनी के लिए ये बेहतर है, प्लीज रेफर अपेंडिक्स फॉर कैलकुलेशन। अपेंडिक्स में आप गए, वहां पे आपने वही वैसे ही कैलकुलेशन की जैसे आप आज करते हैं। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, जो समझने वाली चीज है वो कंटेंट है, वो थ्योरी है, वो इवैल्यूएशन का तरीका कार है कि यार कंपनी डेट में कब जाए, कंपनी इक्विटी में कब जाए, कंपनी राइट इशू करे या कंपनी डिविडेंड को विथहोल्ड कर ले। कंपनी डिविडेंड अगर विथहोल्ड करती है तो क्या कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? लिंटन मॉडल क्या कहता है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है, एमएम थ्योरी, सॉरी डिविडेंड वैल्यूएशन वैल्यूएशन कह रहा हूँ, एमएम थ्योरी की जो डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी है वो क्या कहती है। यहाँ पे आपने 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन किया और फिर कंक्लूजन दे दिया। ये चीज कर करके ही आएगी। आप एसीसी की किताबें उठा के देखें, दूसरी किताबें उठा के देखें, कोई भी एग्जैक्ट उस तरह की थ्योरी एक फ्रेमवर्क में कहीं नहीं लिखी हुई कि ये वाली चीज एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती है। हाँ, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करके, मुख्तलिफ तरीके के सिनारियोस को करके जितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई भी होती है, बंदे आदमी उस बिल्डअप के ऊपर ही अपने रिस्पॉन्स को जो है वो फॉर्मुलेट करता है और बनाने की कोशिश करता है। ठीक, थैंक यू सर। बस यही रिक्वेस्ट है कि बैंक हाँ, कैसा या इसके क्वेश्चन मैं का इस तरह बना के दीजिएगा क्वेश्चंस जिससे आपको हम इंशाल्लाह 20 क्वेश्चंस, 18-20 क्वेश्चन इस तरह या की कंपाइल करने की कोशिश करूंगा, और उसको कहीं किसी किसी जगह से इस तरह का कोई और मटेरियल भी मिलता है तो वो मटेरियल भी इंशाल्लाह ताला उसको प्रोवाइड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन स्टडी टेक्स्ट अगर आप देखें तो नॉर्मल स्टडी टेक्स्ट जितनी भी है, एसीसी की उठाएं, आईसीडब्ल्यू की उठाएं, आईकैप की उठाएं, वो यही है कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लिखी हुई है, फिर 4 इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन के बाद एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन है और फिर नेक्स्ट चैप्टर है। फॉर्मेट वहां पे भी वही है। हाँ, जो एसीसी की किट है, किट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थियरी और बैकग्राउंड और आपका जो एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अच्छे 15-20 केस स्टडीज अगर हम पढ़ लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें, तो वो काफी हद तक हमारे लिए जो है वो फ्रूटफुल होगा और पेपर पास करने में भी वो हमें काफी हद तक हेल्प करेगा। लेकिन दोबारा थैंक क्लासेस लेना कोई इसके लिए 100% रिकमेंडेड नहीं है। बस प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दफा क्लासेस ले लिए, इट्स गुड टू गो, मोर देन इनफ। अगर आपका रजिस्टर अच्छा बना हुआ है, नोटिंग है आपके पास, इट्स गुड टू गो, मोर देन इनफ। हाँ, फॉरेक्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि फॉरेक्स में चूंकि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से फॉरेक्स पूछ रहा है, तो फॉरेक्स के लिए अगर किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो या कोई लेक्चर्स वगैरह उससे स्पेसिफिक देखना हो तो वो बेशक देख लें, लेकिन उसके अलावा तो इतना ज्यादा टाइम क्लासेस में ना लगाएं। यू। थैंक ठीक यू। है, और कोई सवाल किसी का? हुजैफा, जुनैद, सुलेमान? आसान सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बाकी काफ़ी तो मेरे कोलीग्स ने डिस्कस कर लिया है। मैं थोड़ा सा अपना बस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं मेंबर हूँ आईसीएमए का। मैंने 2 अटेम्प्टें बीएफडी की पहले दी थी, ठीक है। सिलेबस चेंज होने से पहले। वो 40s की लाइन में मेरे रुके थे। कॉन्सेप्ट मेरे बेहतर ही है, बट इस दफ़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत मुझे आइडिया हो गया था पेपर का। अच्छा, एक तो आपने, मैं ये पूछना चाहता सर कि एक तो अब भी आपने जवाब दे दिया कि लेक्चर्स ना लूँ मैं अगेन दोबारा, ठीक है? आपने और लास्ट लेक्चर्स लेक्चर्स कब ना, लिए थे? लास्ट कब लिए मैंने थे? आपके लास्ट लेक्चर लास्ट अटेम्प्ट में आपसे लिए। समर 22 में ना? हाँ, दिसंबर 22 हाँ, में मैंने आपके पोर्टल से सारे लेक्चर्स वगैरह भी लिए थे, क्योंकि ठीक उससे पहले मैंने 1 साल नहीं दिए थे। कोविड में एक अटेम्प्ट छोड़ दी थी, उसके बाद मैंने बीएफडी नहीं दिया। तो आई थॉट के लेक्चर्स नेसेसरी है, मैंने आपके लेक्चर्स लिए थे। तो ठीक है। अब तो आपने आंसर कर दिया कि अब मैं दोबारा लेक्चर ना दूं। मुझे भी इशू सर, ये कोलीग ने डिस्कस किया प्रैक्टिस का है, तो क्या ये आईसीडब्ल्यू और इनके पेपर्स उठा के इनका कर दे? क्योंकि आईसीडब्ल्यू के पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं वेबसाइट वगैरह से, मैंने सर्च भी यार किए सॉफ्ट वैसे। कॉपी में तो नहीं होते, मेरा ख्याल है सॉफ्ट कॉपी में नहीं जी होते। मुझे अगर मिल जाते हैं कहीं से आईसीडब्ल्यू के सॉफ्ट कॉपी में तो मैं दे सकता हूँ। एसीसी सॉफ्ट कॉपी में होता है, एसीसी सॉफ्ट ठीक कॉपी है। में होता है। मैं उसकी सॉफ्ट कॉपीज आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं शेयर भी कर लूंगा। जी फॉरेक्स के लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि फॉरेक्स की बेशक आप लेक्चर्स देख लें, उसके अंदर अगर ठीक कोई है। ऐसी फर्दर प्रैक्टिस या इस तरह का कोई एलिमेंट है तो वो एक हद तक जो है वो काम आ जाएगा। बाकी एरियाज की ठीक है। प्रैक्टिस करें। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी एक ऐसा एरिया जो उसने इस दफा पहली बार पूछा है, तो उसको थोड़ा सा जो है वो एक आध दफा देखने की स्टडी टेक्स्ट में कोशिश कर लें। बाकी प्रैक्टिस पे फोकस करें, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते ठीक हैं, है। रिटर्न, अच्छा कैलकुलेशन। सर, सॉरी सर, बात मैं काट रहा हूँ सर। प्रैक्टिस में ये होता है कि लिमिटेड टाइप जॉब होते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि उसका सोल्यूशन देख लेता हूँ और मतलब कुछ सॉल्व नहीं करता, यानी कि 25-30। इसको अब मैं सोच रहा हूँ कि सॉल्व वगैरह करूँ। आप ये कहते हैं, देखिए, गाइड मुझे करते मुझे आपकी वर्किंग आवर्स क्या है, कब से कब तक होते हैं आप ऑफिस में? हैं। 9 to 6। 9 to 6 और मंडे टू फ्राइडे? फ्राइडे? मंडे टू फ्राइडे, यस। देखिए, आपसे घर में प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजिकली आप चूंकि काम काज के लिए बाहर निकल रहे हैं और घर आपके लिए सॉर्ट ऑफ एक कंफर्ट जोन है आपका।
है ना, कंफर्ट जोन है। जी जी अब आप इससे ठीक है। ट्यून हो चुके हैं इस 2-3 साल के अंदर, माशाल्लाह आप ICMA के मेंबर हैं, तो आप ट्यून हो चुके हैं कि घर से बाहर निकलना है काम के लिए, घर में रहना है आराम के लिए। बंदा घर जी जाता है जी रिलैक्स करने के लिए जाता है, तो आप कंप्लेसेंट हो जाएंगे सैटरडे संडे को, आप अपने आप को प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। तो आई वुड रेकमेंड कि जिस तरीके से आप एक जबरदस्त स्केड्यूल के साथ मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जा रहे हैं ना, तो सैटरडे वाले दिन भी किसी ऐसी जगह पर जाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, लेकिन वो जगह ऐसी ना हो जहाँ पे CA के और बच्चे बैठे हुए हैं। वो आके पूछेंगे कि कौन सी अटेम्प्ट है, क्या पढ़ रहे हैं, कौन से सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी वो तो डॉक्टर की मैं सर लाइब्रेरी में बैठ ICMA जाए। की लाइब्रेरी में भी जा सकता ICMA हूँ, वाले वो भी करीब घूरेंगे है। ना, कर तो कैलकुलेशन ही रहेंगे ना आप। मैंने जी मॉड्यूल ए की बिल्कुल। तैयारी की थी, मॉड्यूल F की तैयारी की थी, मैं डॉक्टरों की लाइब्रेरी में जाके बैठ गया था। वहाँ डॉक्टर थे, वो देखते थे अकेला कैलकुलेटर चला रहा है और कोई भी नहीं है। मतलब डॉक्टर लाइब्रेरी तो नहीं थी वो, एग्जैक्टली आगा खान का एक ओपन एरिया था जहाँ पे लोग बैठे होते थे, बातचीत कर रहे होते थे, वहां पे बैठने की एक अच्छा एक सिटिंग एरिया था। मैं वहीं बैठ के कर लिया करता था अपनी चीजें। उस वक्त लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला हुआ करता था कराची में, अब अभी भी है बहरहाल, लेकिन उस वक्त बहुत जी ज्यादा था। तो थोड़ा बहुत करके उस तरह से करके कर लेते थे, कोई पूछने वाला डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। उनको समझ ही नहीं आता था कि यार ये क्या कैलकुलेटर चला रहा है। मैं लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाता था क्योंकि वो उनके लिए थी, लेकिन बाहर एक बफोरेटेड एरिया बना हुआ था, वहां बैठ के हम ओपन एरिया में कर लेते थे, वहाँ विजिटर्स भी बैठे होते थे। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दें। अगर आप घर में बैठ के इसको कर रहे हैं तो आप घर में, तो आपकी आदत हो चुकी है रिलैक्स करने की, घर में प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आप ऑफिस में ही बैठ सकते हैं 9 से 6 में, आपका ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई मीटिंग रूम है, तो वो सबसे बेहतर है। क्योंकि आपकी ऑफिस में किसी को भी मोहब्बत नहीं है हफ्ते वाले दिन में आने से। हर बंदे को नफरत है कि हफ्ते को उस ऑफिस बुलाया जाए, तो कोई ऑफिस आना नहीं चाहेगा। आपको वहां पे सुकून का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अगर कोई ऑफिस आ भी रहा है तो वो जल्दी भागने वाली करेगा, क्योंकि उसके जहन में छुट्टी का दिन है, मैं क्यों आऊँ दफ्तर। तो कुछ कोई वक्त नहीं जाया करेगा आपके पास आके कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितनी अटेम्प्ट है, ये वो। ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे आप सिंपल सुकून कर सकें। और इस पे एक और अच्छी चीज मैं आपको अगर बताऊं, बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप कर सकें, जो सस्ता वाला फोन होता है ना, सिम्बियन फीचर फोन टाइप का जिसमें बटन आ रहे होते हैं, वो लेके जाएं जब आप स्टडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन ना रखें अपने पास। आपका फोन आपको नहीं पढ़ने देगा। कभी किसी का मैसेज आ रहा है, कभी किसी की कॉल आ रही है, कभी कोई डिस्टर्बेंस, कभी कोई ये, कभी वो नोटिफिकेशन आ गई, आप फोकस नहीं कर सकते। 3 घंटे अगर आपने एक ऐसे निकाल लिए ना जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हाँ मैं ब्रेक लेने का मना नहीं कर रहा, ब्रेक आप बेशक लें, एवरी 50 मिनट्स 55 मिनट्स यू टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, लेकिन वो ब्रेक डिस्ट्रैक्शन वाली ना हो कि यहाँ फोन खोला और 40 मिनट निकल गए पता ही नहीं है, सोशल मीडिया की नजर होगा, स्क्रीन टाइम में जाके आप लॉग देखें तो 40 मिनट आपके निकल चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए। माहौल चेंज कर दें अपना, किसी सेपरेट जगह पे जाके बैठे बात करें, प्रैक्टिस करें अपनी। और कोशिश करें कि फोन अगर कैरी कर रहे हैं तो बैग में रख दें या कहीं दूर रख दें, कि आपको खुद कोफ तोड़ के उसे फोन लेने में। तो ये वाली थोड़ी चीजें जो आपको प्रैक्टिस पे आमादा कर देंगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, कॉम्बिनेशन का मैं पूछना चाह रहा था। मैंने इस दफा BFD और टैक्स लिया था, ठीक है। BFD मेरा 32 पे रुका है, अनफॉर्चुनेट टैक्स मेरा 46 पे रुका है। तो क्या मैं इसमें कोई दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि टैक्स भी मैंने अच्छी तैयारी की थी सर, उनसे पढ़ा था मुर्तजा से, अब क्या मैं एक सब्जेक्ट इसमें ऐड करूं या ये 2 सब्जेक्ट ही इसको कैरी करूं दिसंबर के आपके लिए? पेपर्स हैं कितने टोटल? सर मेरे 6 पेपर रहते हैं। 6 पेपर हैं। FR है, लॉ है, ठीक है। BFD टैक्स। जी ठीक है। और आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना आपको टाइम लग जाता है ऑफिस के काम में? सर मैं 6 बजे बस ऑफ हो जाता है, लेट सिटिंग हार्डली है, हार्डली है, हार्डली बल्कि है, ना अच्छा। होने के बराबर है जी सर। ना, देखिए अगर आपको, मैं ये चाहूंगा कि आप अगस्त का महीना ना पायलट करके देखें। अगस्त के महीने में 2 ही पेपर पे फोकस करें, देखिए आपका आउटपुट कितना निकल पा रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ यार एक अच्छा आउटपुट मेरा यहाँ पे निकल गया। अगर आप तीसरा कोई पेपर लेना चाहें तो कौन सा लेना चाह रहे हैं? सर मैंने लॉ मैंने दिया था इस समर से पहले एक टाइम जब में, ओपन बुक था बट तब अब वो दिया था? यारी ओपन बुक की था। तो ऑब्वियसली अब कुछ सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, अमेंडमेंट्स में नया लॉ, मतलब अब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो मैंने सेल्फ स्टडी किया था, वो भी मेरा कुछ 30s की लाइन में नहीं, लॉ हुआ बहुत था बड़ा है। सर। कोई ऐसा एरिया है जो कम आवर्स में हो सकता है? सर अब मुझे तो आइडिया नहीं हो रहा। अब FR है, FR तो बहुत बड़ा है, और वो फिर भी बहुत बड़ा ऑडिट है। है, ऑडिट ऑडिट भी भी बड़ा है। ऑडिट भी बड़ा है, तो फिर इस वजह से SPM मैं है थोड़ा आपका? सा बिजनेस मैनेजमेंट हाँ। वो पास है सर।
वो क्लियर हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन 2 पेपर से स्टार्ट लें, अगर आपके पास टाइम बच रहा हो ना तो फिर तीसरे को पिक कीजिएगा। वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल पे पड़े हुए हैं, आप जब स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर्स देख सकते हैं। पहले ये 2 में देखें आपकी प्रोग्रेस क्या निकलती है 1 महीने की। बीएफडी आप कितना देख पाते हैं, कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, एडवांस टैक्स की कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्या उसकी सूरत हाल निकलती है। जिस तरह मैं अभी ये सेशन बीएफडी के लिए कर रहा हूँ, मुर्तजा इंशाल्लाह टैक्स के लिए करेंगे, तो वो अटेंड करके देखें किधर गलती हुई है, क्या हुआ है। अगर आपको 15-20 दिन लगता है ऐसा कि आपके पास कैपेसिटी है तीसरा उठाने की, तो उठाएं, वरना फिर वो तीसरा उठाने के चक्कर में ये 2 भी खराब होंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक है, ठीक, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई सवाल किसी का? जुनेद हबीब। मैं बस एक अपनी जी तरफ से जी एडवाइस देना चाहता था कि जी जी। हम लोग चूंकि जॉब में होते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस बड़ी खत्म हो जाती है। टाइपिंग तो कर लेते हैं लेकिन हैंड राइटिंग नहीं होती ना, तो मैंने तो ये सोचा है कि मैं कुछ न्यूज़पेपर से देख के ना कोई कॉपी भी करना शुरू करूं ताकि मेरा जो फ्लुएंसी इन राइटिंग है वो जरा बेहतर हो सके। फिर तो न्यूज़पेपर से ये ना भी करें एक ताहिर जरूर साहब, बीएफडी के सवालात से ही कर लें। जहां भी उसने नहीं थियरी वो का कोई भी एस्पेक्ट पूछा है उसी को कॉपी कर लें। हाँ, कॉपी करने से ही वो एक्चुअली मैं तो सिर्फ चाह रहा हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस हो। अगर वो सोचना पड़ेगा ना तो लिखने के लिए वो फिर वो आई थिंक जस्ट दैट कि अपने हाथ को ट्यून करना है कि आपने 3 घंटे लिखते रहे, अब जो है ना हाँ ये आदत भी खत्म होती जा रहा नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये आदत बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी, ये राइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जुनेद। अच्छा सर, मेरे बाकी कोलिग्स की बात सुन रहा था तो आई फेल्ट के आई एग्जैक्टली फिट इन द क्लब कि मैं भी काफी पुराना अटेम्प्ट दे रहा हूँ और बीएफडी की पुरानी स्कीम का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सताया हुआ हूँ। दरम्यान में मैंने अटेम्प्ट देनी छोड़ दी थी, लेकिन आपने जिस तरह मोटिवेट किया और जो बाकी मेरे कोलिग्स हैं उन्होंने बात की, तो मुझे एक मोटिवेशन हो रही है कि नहीं यार, कुछ हो सकता है, ऐसा भी ऑल इज नॉट लॉस्ट। सर मेरे 3 पेपर है, बीएफडी है, टैक्स है और एमएसए 2 है। ओल्ड स्कीम से मैं बिलोंग करता हूँ सही। और मैं अपना मुझे मसला आइडेंटिफाइड है बहुत अच्छे तरीके से कि मेरी कैलकुलेशन से बचपन से जान जाती है। थ्योरी लिखने में, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड और मैं जॉब में भी उसमें एस करता हूँ। मार मैं सिर्फ यही कैलकुलेशन की तरफ खाता हूँ। तो मुझे एक तो आपसे सर ये पूछना था, ये जो अब नया पेपर अब आया है बीएफडी का, ये पिछले से क्या इसमें एग्जैक्टली चेंज है? बिकॉज आई हैव बीन आउट ऑफ टच एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और देखिए, मैं उसमें बाकी चले हाँ प्रैक्टिस आप, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि उसके लिए कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल आदमी इनिशियली उठाए। ठीक है, सही। आपने लास्ट बीएफडी का पेपर कब दिया था? सर मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 3 साल हो गए बीएफडी का अटेम्प्ट नहीं दिया मैंने। ठीक है, जिस वक्त आपने दिया था ना उस वक्त बीएफडी में ये कॉस्टिंग वाला पार्ट इंक्लूडेड था, 20% जी का जो पोर्शन था वो इंक्लूडेड था। अब वो ठीक है। पोर्शन रिलेटिवली निकल चुका है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा एरिया रिस्क मैनेजमेंट के नाम से इंक्लूडेड है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट या लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के नाम से। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल का, जिसमें हम इन्वेंट्री डेज और रिसीवेबल डेज को ऐड करके पेबल को माइनस कर देते हैं। और एक फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट होता है जहां पे इनवॉइसेस को पहले से बैंक से फैक्टर करवा के डिस्काउंट करवा के पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं, फिर बैंक बाद में कस्टमर से रिकवर कर लेता है फैक्टरिंग का। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैक वाले यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, बाकी मैक का कोई कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो बीएफडी अब वो जो 2016 से पहले वाला बीएफडी था वही बीएफडी है, लेकिन सिर्फ 2 नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका बीएफडी का रिसेंट जो है वो कंटेंट है, तरीकाकार है। लेकिन अब थोड़ा सा एग्जाम का एक नेचर या उसको पूछने का जो स्टाइल है आईकैप का, वो ऐसा हो गया है कि कैलकुलेशंस अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रही। मतलब कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस नहीं होता। कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसके साथ साथ वो थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा सा आपका अपनी रिकमेंडेशन, आप क्या इवेल्युएट करते हैं सिचुएशन को, कंपनी को यहाँ क्या करना चाहिए, वो उसको भी वहां पे पुट इन करता है, गल्प इन करने की कोशिश करता है। तो इट्स मोर प्रोफेशनल पेपर नाउ rather than just a calculation based paper जिसमें 5 सवाल आएंगे और मुश्किल मुश्किल सवालात होंगे और एक एक अठन्नी के ऊपर आके अपने पैर रखा हुआ होगा और बोलेगा ढूंढो। हम यही कर रहे होते हैं ना कैलकुलेशन में। असल जिंदगी में तो कभी इतनी टफ कैलकुलेशंस होती ही नहीं है, वहां तो असल इवैल्यूएशन मुश्किल होती है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के ये डिसाइड करना कि कंपटीशन क्या करेगा और हमें प्राइसिंग क्या करनी चाहिए, ये मुश्किल डिसीजन है, बजाय इसके कि मैं ब्रेक इवन निकालूं कैलकुलेट करके कि ब्रेक इवन किस पॉइंट पे हो रहा है। आई क्या पास में ब्रेक इवन टेस्ट करता था,
वो ये चीज बिल्कुल टेस्ट सही। नहीं करता था कि प्राइसिंग का कब इम्पैक्ट पास ऑन करना है और कब नहीं करना है, या कॉस्ट लीडरशिप या कंपेरेटिव स्ट्रेटजीज क्या होती है, वो अब वो पूछना शुरू हुआ है। बीएफडी में नहीं, एसपीएम में। लेकिन बीएफडी के अंदर अब वो इवैल्यूएशन पूछ रहा है, वो आपसे डिस्कशन मांग रहा है कि भाई इवैल्यूएट करो, कंपनी को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिजनेस बेचे नहीं बेचे, इक्विटी से पैसा लाए या डेट से पैसा लाए, इस कंपनी को एक्वायर करे या नहीं करे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे, इस तरह की चीजें ICAP जो है वो अदर फैक्टर्स के नाम से पूछ रहा है अपने पेपर के अंदर। तो वो तो आपको काफी हेल्प करेगी अगर आपकी ये एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग और ये वाली सारी चीजें जो वो एस करती हैं। लेकिन जहां तक जी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाले जी पार्ट की प्रैक्टिस अभी भी उसी शब्दोमत के साथ और उसी इंटेंसिटी के साथ हमने करनी है प्रैक्टिस। तो उसके लिए जो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उस कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए अगेन ICAP के और ACCA के क्वेश्चन से कैलकुलेशन समझ में आती हैं। ACCA में इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं होती, थोड़ा ज्यादा फोकस उस चीज पर होता है कि आप बेहतर जो है वो एनालाइज कर सकें सवाल को और उसकी सिचुएशन को। लेकिन ICAP के अपने सवालात में कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उन्हीं को करके काफी हद तक जो है वो प्रैक्टिस का एलिमेंट डेवलप हो जाता है। और जब आप कैलकुलेशन बार 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 एक चीज की कर लें और आपको बिल्कुल टिप्स पे आ जाए कि ये चीज किस तरह कैलकुलेट होगी, तो फिर सवाल के अंदर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो सर मतलब जो स्टडी टेक्स्ट है और पास्ट पेपर है उसी को बेस बना के प्रैक्टिस शुरू की जाए। हाँ, लेकिन अगर आपने क्लासेस बहुत टाइम से नहीं लिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्लासेस ले लें, बेशक जहां से भी आप कंफर्टेबल हो आप क्लासेस ठीक है ले लें, और उससे एक रूटीन आ जाएगा। अपने आप की एक टारगेट सेटिंग करेंगे, मैंने वीक में इतनी क्लासेस देख लेनी है। जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी ना, तो आपके ऊपर एक टेंशन का एलिमेंट भी रहेगा। आप क्लास सर। लेंगे, उसमें टीचर बोलेगा देखो ये कितना मुश्किल है, तो आपको एक टेंशन रहेगी कि यार निकालना है, करना है, बैठना है, टाइम लगाना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सोचेंगे कि नहीं चलो महीना बाद देखते हैं, तो फिर महीना के 2 महीने भी निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात सही है सर। सही है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ताहा कुछ कहना चाहते हो? हैंड रेज किया हुआ है आपने। जी 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 सर। सर मैं बेसिकली देख रहा था माशाल्लाह से सारों के हमारे जो मसले हैं हमारे दोस्तों ने सभी ने यही बताए। मेरे भी यही मसले थे जो काफी चीजें जो क्लियर हो गई। अच्छा सर, दो चार चीजें जो है ना मैं थोड़ा सा और जो है पूछना चाहूंगा हम्म। कि सर एक मेरा तो अपना जो है एक प्रैक्टिस का मसला है। तो ये सही ऑडिट है। भी मैं दे रहा था इस टाइम में दिया था, पिछले अटेम्प्ट से भी देता था, 40s में आते हुए। इस मतलब ऑडिट में थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस नहीं करी तो इस मतलब 20s में आए। वैसे 44 46 आ रहे थे, चले वो सही है। छोड़ दिया। अब बाकी क्योंकि वो हर किसी की चीज की तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अच्छा दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि आपका सिलेबस इतना बड़ा होता है, जैसे बीएफडी का है, हर कॉन्सेप्ट आप उस तरीके से नहीं समझ सकते जिस तरीके से मतलब मेजर कॉन्सेप्ट तो आप समझ लेते हैं सही, बट आपकी बुक इतनी मोटी है। आप मैंने जॉब भी करनी है, बाकी लोगों ने भी आर्टिकल्स होंगी, किसी की जॉब होगी, मतलब मेरे ख्याल से जितने सारे हैं वो सारे जॉब में हमारे जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उस तरीके से उस चीज को नहीं समझ सकते। और क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, एक सिंपल सी बात है कि मैं मेरी 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मैं आप शायद मुझे याद भी होगा कि मैं पहले इस मार्टिन डॉ में था, मेरी हाँ आपसे हाँ, बात मुझे हुई थी। याद है, CFA का हाँ डिस्कशन हुआ था हमारा काफी लंबा। हाँ, सीएफए का डिस्कशन हुआ था, मैंने एसीसी शुरू कर दिया है वो भी अभी बस इंशाल्लाह खत्म करेंगे उसको भी। इंशाल्लाह वो ताला। आसानी वो आराम से निकल रहे पेपर, इधर मुश्किल हो रही है समझ नहीं आ रहा। सही है। तो अभी भी पेपर दिए थे, उसमें भी अभी पीएम का पेपर निकाल दिया। खैर बात वहीं पे आती है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, पूरी बुक कवर तो बहुत मुश्किल है, पूरे कॉन्सेप्ट कवर तो मुश्किल है। इस चीज को कैसे हम लोग कैटर करें और प्रैक्टिस चले। मैं रोजाना मैं खुद कमिट करता हूँ कि मैं 2 घंटे दे सकता हूँ रोजाना। मैं 2 घंटे 10 से 12 दूंगा रात के, सही है, 9 से 11 दूंगा रात के, लेकिन कोई मसला नहीं। अब मैं जो हूँ मैं भी, खैर मेरा भी ऑफिस अब हो गया ईमार पाकिस्तान। हम्म। तो एक वो एक अलग जगह है, बिल्कुल ही दो दरिया पे, आते आते ही टाइम लग जाता है उसमें तो। सही। सही बट है। मैं उधर बैठ के भी जो है ये काम कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसले सारे ये हैं कि एक प्रैक्टिस और दूसरी बात कवरेज। कवरेज बहुत मुश्किल लगती थी हमेशा से मुझे, लगती थी क्योंकि आईकेप का तो एक तो सिलेबस ही वो खत्म ना होने वाला सिलेबस नहीं होता, समंदर वो हाँ, बड़ा मुश्किल है। सही है। उसके सही साथ बात है। एक और आप उठा लो, टैक्स टैक्स में चले मैं इस मरतबा मेरे 41 है। सही है। अब मेरा सारा मसला यही होता है कि मेरा पेपर पूरा नहीं होता कभी, 75 मार्क्स से तो ऊपर होता ही नहीं है मेरा। अब सही मैं बात है। मेरे भी मेरे ऑडिट में 75 का हुआ, तो मैं 41 लेके आ रहा था, 41 44 इस तरीके से। इस मतलब 29 है, तो मैंने पेपर भी अच्छा नहीं किया था, ये तो बात सही है। अब हम्म। मैंने टैक्स
टैक्स मैंने इस मतलब 70 कुछ का किया था तो मेरे 41 आ गए। तो सही। मुझे भी यही पता है कि मैं अगर मैं 90 क्रॉस कर गया ना तो मैं पास हो जाऊँगा। ऐसा म तो ये भी मसला है, एक प्रैक्टिस का मसला है और एक कवरेज का। तो ये सर इस मामले में आप क्या एडवाइस करते हैं? कवरेज तो देखें आप तो सारा पढ़ा देंगे हमें, सही है। अब हम कैसे उस चीज़ को जो है कैटर करते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है ये चीज़। हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि जॉब को भी देखना है, सुबह से ट तो कोई टाइम नहीं होगा, छुट्टियाँ भी नहीं मिलेंगी एज़ सच कोई इतनी ज़्यादा। तो हुँ, हुँ। 2-4 दिन की छुट्टियाँ मिल गई तो मिल गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि क्या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे, बट वो एग्ज़ाम के प्रेशर ये हैंडल करना। दूसरी बात ये कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में फँस जाता हूँ और आम तौर पर पहले वाले में अगर फँस गया, सही है, तो मैं तो भाई ईशांत शर्मा बन जाता हूँ, सामने सारे ओल्ड होते हैं सब चीज़ें। हुँ। बस ऐसा लगता है अब तो पेपर पास ही नहीं होना मेरा। ईशान अवस्थी, लेटर्स आर डांसिंग। हाँ, हाँ, हाँ। बस मेरे तो ये बस सारे कॉन्सेप्ट उड़ जाते हैं, तो इस चीज़ को कैसे कैटर करेंगे? तो 2 सवाल है कि कवरेज कैसे करेंगे? प्रैक्टिस मैं रोज़ाना 2 घंटे दे सकता हूँ, रोज़ाना के हिसाब से। सही है। सैटरडे, संडे मेरा ऑफ होता है, सैटरडे, संडे मैं 4 घंटे दे सकता हूँ। मैं 2 पेपर उठाऊँगा। दूसरी बात ये कि पेपर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये बस। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात ये कि जहाँ तक प्रिपरेशन और क्लासेस लेना और टाइम देना इस सब की बात है, तो एक तो देखिए परेटो प्रिंसिपल है। परेटो प्रिंसिपल बीएफडी में भी अप्लाई होता है। आपका जो 80% पेपर होता है वो उन 20, 30, 40% कॉन्सेप्ट्स में से होता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम सिलेक्टिव स्टडी करें? नहीं, इसको हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि पूछ वो कभी भी कहीं से भी कुछ भी लेता है। अभी आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी जिंदगी में पहली बार पूछ लिया, वो 20 नंबर का एक सवाल बना के दे देगा म्यूचुअल फंड्स पे। आपने म्यूचुअल फंड्स छोड़ा हुआ होगा, पेपर 20% आपको अगर पेपर का नहीं आता, इसका मतलब आपके पासिंग रेशियो में 40% चला गया ना। 20 नंबर आपको सही, पूरे मिलते हैं तो पास होने में आपका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 50 नंबर के हिसाब सही, से। सही। तो अव्वल बात ये है कि देखिए, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, कुछ भी हो, पहले पेपर पे बनता है फिर एक्चुअल में बनता है। तो सबसे पहले अपने टाइम और अपनी एलोकेशन के एतबार से पेपर पे एक टाइम टेबलिंग कर लें कि यार मुझे बीएफडी के लिए 100 घंटे निकालने प्रेपरेशन से पहले। जो फाइनल प्रेपरेशन होगी उसके लिए मुझे 40-50 घंटे अलग चाहिए होंगे, लेकिन प्रेपरेशन करने के लिए सर की क्लासेस है, मिसाल के तौर पे मेरी बीएफडी की क्लासेस हैं 110-120 घंटे की। आपने बोला यार ये 120 घंटे की क्लासेस हैं, मैं 2x पे भी देखूंगा, मिसाल के तौर पे। तो एक क्लासेस नहीं ले रहे वो एक अलग बात है, वो तो फिर टाइम बच जाएगा आपका। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने क्लासेस का टाइम रखा, आपने सवालात प्रैक्टिस का टाइम रखा, आपने बोला यार 100 घंटे मुझे ये निकालने और प्रेपरेशन के टाइम पे अलग। वो 100 घंटे कैसे एलोकेट हो सकते हैं? आपने वो टाइमिंग एलोकेट कर दी, पहले सबसे पहले आपने एलोकेट कर दी। फिर आपने चैप्टर्स एलोकेट कर दिए कि यार ये वीक में मुझे ये एरिया कर लेना है, ये वीक में मुझे ये एरिया कर लेना है, ये वीक में मुझे ये एरिया कर लेना है। और चूंकि पेपर एक दफा जिंदगी में निकालना है, तो अब अगर वो दिन जिस दिन आपने लिखा है कि मुझे ये एरिया कर लेना है, अगर वो उस वीक में 1 आध घंटा उसमें ज्यादा लग जाता है तो कोई मसला नहीं है, उसको अगले वीक पे नहीं जाने दें। आपने अगर ये टारगेट बनाया है कि मुझे अगस्त की 7 तारीख तक वैक करना है और अगस्त की 15 तारीख तक एमएम थ्योरी और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज करनी है, फिर अगस्त की 23 तारीख तक मुझे सीएपीएम करना है और अगस्त की 31 तारीख तक मुझे पोर्टफोलियो थ्योरी और आर्बिट्राज करना है, खत्म। ये 25% बीएफडी हो गया। 25% बीएफडी आपने वीकली टारगेट सेट कर दिया उसका। जैसे ही आपने वीकली टारगेट सेट किया, टाइम टेबल सेट किया, अब आप उस हिसाब से पढ़ते चले जाएं और 1 महीने में ये एरिया मुकम्मल कर लें। फिर आपने अगला मंथ उठाया, आपने कहा यार पहले हफ्ते के अंदर एनपीवी आईआरआर करना है, दूसरे हफ्ते के अंदर एमआईआरआर करना है और सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, थर्ड वीक के अंदर लीज वर्सेस बोरो करना है और कैपिटल राशनिंग करना है, फोर्थ वीक के अंदर मुझे एपीवी करना है। ये 25% सिलेबस हो गया, ये निकल गया सितंबर का महीना। अब आ जाओ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में तुमने कहा यार पहले वीक में मुझे मर्जर, 3 वीक्स तकरीबन आपको दो हफ्ते मर्जर एक्विजिशन में लग जाएंगे। 2 हफ्ते मर्जर एक्विजिशन में लगाने, 1 हफ्ता डीमर्जर में लगाना है, स्पिन ऑफ पे और इन सब पे। 3 हफ्ते ये हो गए। फिर आपके पास रह जाएगा आखिरी महीना। टोटल 4 महीने का आपका सेमेस्टर होता है। चौथे महीने में आपने कहा यार पहले हफ्ते के अंदर मुझे फॉरवर्ड फ्यूचर्स करने हैं, दूसरे हफ्ते के अंदर मुझे फॉरवर्ड फ्यूचर्स के बाद ऑप्शंस करने हैं, तीसरे में इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स करने हैं और चौथे में इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये 4 महीने पे आपका बीएफडी का पूरा कोर्स स्प्रेड आउट हो गया। अब आप उसको करना शुरू, पहले पेपर पे कर लें पूरा बीएफडी, पहले एक टाइम टेबल बना लें, पेपर पे पास हो जाएं पहले। जहां आप अपने टाइम टेबल में पास हो गए ना, तो 25% पास तो आप वहीं हो गए। आपकी एक पाव जीत तो एक अच्छा टाइम टेबल सेट करने में ही हो जाती है। 75% रह जाती है कि आप उसको आप एग्जीक्यूट कर लें अच्छे तरीके से और अच्छे टाइम पे। तो ये बहरहाल ओवरऑल लेवल पे आपको इंशाल्लाह ताला फायदा देगा।
और इससे आप जो है कर सकते हैं। दूसरा, पेपर में जो प्रेशर मैनेजमेंट वाली बात है, देखें आज एसपीएम की भी क्लास हुई, एमएससी2 की भी क्लास हुई, दोनों में मैंने यही एग्जांपल दी थी कि गाड़ी चलाने का अगर किसी को डर है या गाड़ी चलाने से अगर किसी को डर लगता है, प्रेशर फील होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई गाड़ी चला लो। गाड़ी चलाए बगैर गाड़ी का खौफ जो है वो कम नहीं हो सकता। किसी को घोड़ा चलाने से डर लगता है, हम कहते हैं भाई घोड़ा चला लो। जब तक आप स्विमिंग नहीं करोगे, घोड़ा नहीं चलाओगे, जब तक आप बुलेट फायर नहीं करोगे, तब तक उन चीजों का डर निकलता नहीं है दिमाग से। डर निकालने के लिए वो काम करना पड़ता है। तो एग्जाम में 3 घंटे का प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा, घर में 3 घंटे का टाइमर लगा के एक पेपर पूरा सॉल्व करें, ऐसे 5 पेपर सॉल्व करें, खुद वो प्रेशर मैनेजमेंट आपके अंदर बिल्ड होगी। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक अटेम्प्ट ऐसी उठा ली, या अभी सोच लें कि मैं समर 22 का कोई क्वेश्चन अभी नहीं करता, वो मैं लास्ट में करूंगा। आपने 3 घंटे का टाइमर सेट किया, समर 22 के क्वेश्चंस कर लिए, या आपने विंटर 15, विंटर 17 कोई एक ऐसी अटेम्प्ट उठा ली जो आपके हिसाब से मुश्किल अटेम्प्ट है। मैंने अपनी किताब में पूरा एनालिसिस दिया हुआ है 2016 ऑनवर्ड्स। कोई एक अटेम्प्ट आपने ऐसी पिक कर ली जो आपके हिसाब से मुश्किल अटेम्प्ट है, आपने कहा इस अटेम्प्ट का कोई भी सवाल मैं क्लास के साथ नहीं करूंगा, ये मैं एंड में 3 घंटे का टाइमर लगा के करूंगा, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए। या आपने बेंचमार्क 4-5 क्वेश्चंस डिसाइड कर लिए, इनको टोटल मिला के 100 नंबर बनता है या 90 नंबर बनता है, आपने 90 मार्क्स इंटू 1.8 किया, इतना टाइम आपने एलोकेट किया और उस हिसाब से जो है वो अपना सवाल सॉल्व कर लिया। तो ये भी बहरहाल इसको करने का तरीका है, इसको इस तरह से जो है वो किया जा सकता है। तो प्रेशर मैनेजमेंट के लिए यही है कि आप घर में इस तरह का माहौल बना लें अपने लिए, या जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां बना लें, 3 घंटे के अंदर पेपर करने की कोशिश करें। और जहां तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, उसके लिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबलिंग कर लें, फिर उसको फॉलो करें। अगर पेपर पे वो चीज हो पा रही है तो फिर रियल लाइफ में भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें तो वो अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा जो है मैं अंडरस्टैंड किया, तो ये एक तरीके से 3 टियर प्रैक्टिस हो गई। एक क्लास के साथ प्रैक्टिस हो गई, चाहिए एक उसी क्लास की आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, जितने सवाल आपने कराने हैं वो हमने भी खुद करनी है, और एक आपकी खुद से प्रैक्टिस है जो कि पेपर्स की होगी। हाँ, ऐसे ही है, ये और 3 टियर हो गई। तीसरी टियर आपका मॉक एग्जाम है। 3 घंटे का तीसरी टाइमर टियर मॉक लगा के एग्जाम है, या 2-3, कम से कम 2 या 3 पेपर आपने सॉल्व करने हैं, कम से कम। सही। और ये इन्हीं 96 घंटे में ऐसे ही है? नहीं, 96 घंटे तो आपके फर्स्ट ईयर है ना, ये तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आएगा। जो मॉक एग्जाम वगैरह अच्छा है, ये अच्छा अच्छा आपकी खुद की जाती प्रैक्टिस है, वो तो बात की है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, एक चीज और सर, अब ये चलिए अच्छी बात बता दी आपने। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था सर, एक मसला है मेरे साथ है, शायद बाकी लोगों के साथ भी हो, अफेक्टिव स्टडी का। मैं 2 घंटे बैठ रही हूँ, सही है, अफेक्टिव स्टडी मुश्किल से 10 मिनट होती है, 15 मिनट होती है, चीजें रिटेन नहीं रह पाती। इसका इसका क्या वो इसका कुछ है, कुछ सोल्यूशन है? अफेक्टिव स्टडी बड़े मुश्किल हो जाता है काम करना ना इस पे। देखिए, ये जो मसला है ना, ये सिर्फ स्टडी में नहीं है, ये हर चीज में हो गया है। अब हम एक ऐसी जनरेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया और इन चीज़ों के इस्तेमाल ने हमारे ब्रेन को बहुत शॉर्ट फोकस्ड कर दिया है। हम बहुत थोड़े टाइम के लिए किसी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, फिर हमारा फोकस वहां से शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमें हर 1 सेकंड के बाद एक नई चीज स्क्रॉल करने की आदत हो गई है। तो हमारा ब्रेन एक साथ एक वक्त में एक चीज को कर नहीं सकता। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा जो अटेंशन स्पैन है वो 50 मिनट्स है, 55 मिनट्स है। 55 मिनट्स, 1 घंटे के बाद मुझे लाजमी उठना है, मैं उससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता एक ही काम को। अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ या कोई चीज एनालाइज कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज पर काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता। किसी का स्पैन ये 25 मिनट का होता है तो कोई मसला नहीं, हर 25 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें। लेकिन 2 घंटे में अगर 15 मिनट इफेक्टिव टाइम निकल रहा है ना, तो फिर कोई ऐसी चीज जो आपने अपने लिए करनी थी उसको बहरहाल अपने आप से छीन, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एयर कंडीशनर रूम में बैठे हुए 15 मिनट से ज्यादा आपसे फोकस नहीं हो रहा, तो ठीक है, बोले यार ठीक है, नहीं पढ़ा जा रहा ना, सही है, चलो किताब बंद कर देते हैं, लेकिन फिर एसी भी बंद कर देते हैं, बगैर पंखा बगैर एसी में बैठेंगे, एसी कमरे में। 10 मिनट में आपकी तबीयत माइल हो जाएगी पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे ठीक है यार, कोई बात नहीं, इस हालत में नहीं बैठा जा सकता, एसी ऑन करते हैं, पढ़ भी लेंगे। तो एक अपने आप को जो पनिश करने वाला, पीनलाइज करने वाला जो एलिमेंट है वो आ जाएगा ना जिस दिन, खुद ब खुद आप अपने आप को इस चीजों में फोकस भी करा लेंगे और इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। सही 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 सही, अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक चीज, आपकी क्लासेस कब से शुरू हो रही है और फिर क्या है क्लासेस उसका? इस तरह से था कि क्लासेस तो रिलेटिवली जून के महीने से स्टार्ट हो गई थी। मेरा तरीकाकार ये है बेसिकली कि मैंने जो चीज़ें ऑलरेडी करवा दी हैं और वो पोर्टल के ऊपर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ द लेक्चर्स, वो चीज़ें वहीं पर हैं। तरीकाकार देखो 2 होते हैं, एक ये होता है कि आप क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ो और घर पे होमवर्क में प्रैक्टिस में क्वेश्चन करो।
मैं ये कर रहा हूँ इस दफा कि मैं कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि हर वीकेंड पे मैं टारगेट देता हूँ कि यार ये आपका टारगेट है, ये वीडियोस आपने देख कर आनी है अगले वीकेंड तक। वो लेक्चर्स और वो सवालात देख कर आते हैं। मैं अगले वीकेंड पे फिर जो नई चीजें हैं ना, जो मैंने नए क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं बुक के अंदर, ये कोई नया मटेरियल इंक्लूड किया है, तो वो नया मटेरियल मैं क्लास में करवाता हूँ, पुराना नहीं करवाता। अब मिसाल के तौर पे नया मटेरियल चैप्टर में है जो करने में स्टूडेंट्स को 10 दिन लगेंगे, तो मैंने 10 दिन का वक्त दे दिया। अब 10 दिन के बाद जो क्लास होगी उसमें नया मटेरियल होगा, नया क्वेश्चन होगा उसके अंदर, तो वो नए क्वेश्चन में आएंगे, प्रिपेयर होके आएंगे, देख कर आएंगे, लेक्चर पढ़ के आएंगे और वहीं पर क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, रीड करूंगा, समझाऊंगा, सॉल्व करने का टाइम दूंगा उसी वक्त। ताहिर साहब ने क्लासेस ली हैं, उनको आइडिया है, उसी वक्त सॉल्व करने का टाइम दूंगा, वो सॉल्व करेंगे, फिर मैं उन्हें सॉल्व करवा दूंगा। इस तरह से बाहर चलेगा। बाकी कोर्स तकरीबन आपका जो है वो पोर्टल के ऊपर मौजूद है। हाँ ये है कि फॉरेक्स में कुछ चीजें मैं इस दफा ऐड करूंगा, तो फॉरेक्स की क्लासेस जो डे 1 से हो तो उस वक्त आप ले लीजिएगा इंशाल्लाह। चलो सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक हो गया जी। और कोई सवाल? सर मुझे ये पूछना था, ये जो भी हम बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन अलग चीज है और जो ये कोर्स को कवर करना ये एक अलग चीज है, मतलब इसको कैसे एक डिस्टिंक्शन दफा कैसे करें? देखें, एक दफा फॉर एग्जांपल आपने क्लास, अब आपका तो वो पहला वाला प्रोसेस हो चुका है ना, आपने तो एक दफा क्लास ले ली है। लेकिन एक जी मिसाल जी के तौर पे एक रॉ स्टूडेंट है, पहली दफा बीएफडी पढ़ने आता है या 3-4 साल के ब्रेक के बाद पढ़ता है, तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि यार पहली दफा आपने क्लासेस में बैठे, आपने लेक्चर लिए, आपने सवालात किए टीचर के साथ, और ये एक दफा हो गया, एक दफा आपने ये पूरी चीज कर ली है। अब जाहिर सी बात है जब एग्जाम के करीब का टाइम पीरियड आता है तो आपको पूरी चीज रिवाइज करनी होती है, पूरी चीज। तो वो जो प्रिपरेशन का टाइम है 7-8 दिन का, 10 दिन का, क्योंकि नॉर्मली जो फर्म के स्टूडेंट्स होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, उनको लीव्स मिल रही होती है ना, तो वो उन लीव्स में दोबारा से उस पूरे एरिया को उठाते हैं, खुद से पढ़ते हैं और खुद से अब सवालात करने की कोशिश करते हैं। इस दफा लेक्चर्स नहीं देखने हैं, इस दफा आपने खुद से प्रिपरेशन करनी है। इसमें आपको बहुत कम वक्त लगेगा, इसमें आपको 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे इंशाल्लाह ताला लगेंगे। ठीक है ना? अगर किसी चीज को कवर करने में 90 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ पे 40 आवर्स लगेंगे, 35-40 आवर्स लगेंगे। आपने खुद से प्रैक्टिस की, खुद से कवर करने की कोशिश की, वो चीज एक दफा आप पूरी पढ़ चुके हैं, एक दफा कर चुके हैं। अब 3-3 घंटे के मॉक का आपने एक दिन निकालना है, जहां आपकी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप फर्स्ट ईयर से थ्रू हो गए, अब आपको प्रिपरेशन पे और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे टाइम लगाना है बस। जी ठीक है, चलो, थैंक यू नो प्रॉब्लम, सो मच। थैंक यू। चलें अब मेरा ख्याल है यहाँ तक हमारा डिस्कशन मुकम्मल हो गया। सुलेमान का मैसेज आया था लेकिन अब ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग सो आई कैन नॉट टेक हिज क्वेश्चन। हम यहीं तक रखते हैं, जो मटेरियल है वो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूंगा। आप में से जो क्लासेस लें ना लें, जो भी किसी भी किस्म का कोई सोल्यूशन हो, कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, क्वेरी हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही फ्री होऊंगा उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सही, तो यहीं तक रखते हैं हम अपना सेशन और फिर इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कशन रहेगा। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।